All of you. I welcome all of you to the next episode of this interesting campaign which we have started, Men's Health Awareness Campaign, 6 weeks ago. So I'm Dr. Kiran Khadkar. I'm working with Lupin, and I think all of you are aware that we have started this campaign related to men's health, and we have already conducted 6 episodes on different issues, different topics. So today we are going to discuss one more interesting and important topic, that is practical tips for men's health. And again, we are going to discuss this topic with our subject expert, Dr. Sanjay Pandey sir. I would like to tell all our audience that Dr. Sanjay Pandey sir is a MCH urologist and currently working as a head of Department of Androurology and Reconstructive Urology at कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस और एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में. सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि योर थॉट्स ऑन द लास्ट 6 एपिसोड का जितना भी जर्नी हम लोग का रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? डॉक्टर साहब, नमस्कार आपको और सारे श्रोताओं को जो इस एपिसोड और बाकी एपिसोड्स में हमारे साथ रहे. 10 जनवरी से लेके आज तक हर संडे को हम ये जो आज अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी एक सेंटेंस में एक मोटो के आधार पे, वी आर लेड बाय विजन्स दैट वी कैन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट अ चेंज, एंड वी आर लेड बाय एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेन एंड कपल्स इश्यूज ऑन मेंस हेल्थ. तो ये जरूरी था कि ये एक तरह का पब्लिक अवेयरनेस जो हम रिलैक्स एटमॉस्फेयर में संडेज को उस समय जब कोई रिलैक्स होकर सुन पाए और समझ पाए और शायद प्रैक्टिकली अपने आप को पहचान पाए कि मैं कहाँ पे हूँ, वो उनके लिए और उनके पार्टनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह की सब्जेक्ट्स कभी टच नहीं की गई थी, तो एक्चुअली इसमें आपने किस तरह का वार्तालाप शुरू किया जिसमें आप प्रोएक्टिवली अपने श्रोताओं के साथ एक्टिवली उनके सारे क्वेश्चंस को ले पाए, और आज आपने बिल्कुल फॉर्मेट ही बदल दिया है. तो मैंने कुछ तैयारी कर ली बहुत लम्हों में. तो इस तरह से क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक्चुअली लेड बाय विजन्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी नो, व्हिच इज ऑब्वियसली ह्यूज इन द सोसाइटी, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर पाते थे, आज वो सुन पा रहे हैं और केपेबल हो पा रहे हैं. और मेरे को मालूम है कि इस प्रोग्राम के द्वारा हर शहर में मेंस हेल्थ की जो अवेयरनेस उस लेवल को जा रही है जहां यंग, नॉट सो यंग, एल्डरली, नॉट सो एल्डरली, केपेबल एंड इनकेपेबल जितने भी लोग हैं जो अपने आप को डेफिशिएंट पाते हैं किसी भी डोमेन पे, वो शायद अपने यूरोलॉजिस्ट, अपने एंड्रोलॉजिस्ट को वहां तक जाकर के पूछ पा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं. तो आई थिंक ये बिल्कुल सैल्यूट है लुपिन इंडिया के इस कैंपेन का जो हम कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से कर रहे हैं. और आई थिंक ये एक तरह का विजन था अपना कि हम सोसाइटी तक पहुंच पाए, इन डिफिकल्ट टाइम्स में सोसाइटी तक पहुंच पाना और उसके बाद इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर पाना जिसकी हिचकिचाहट और हेजिटेंसी इतनी ज्यादा होती है कि हम बहुत बार डिस्कस ही नहीं कर पाते. आज आई थिंक हम बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म पे हैं और खुशी की बात. थैंक यू सर, थैंक यू सर. सो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर संजय पांडे सर को कि आप एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन दे दे ये टॉपिक के ऊपर. सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि कैन वी हैव योर थॉट्स ऑन दिस थ्रू योर प्रेजेंटेशन. जी हाँ, तो आपके रिक्वेस्ट के आधार पे हम लोगों ने दरअसल एक प्रेजेंटेशन की कोशिश की है जो हम चंद लम्हों में आपके पूरी टीम को और सबको उजागर करने के लिए, अगर आपको इस स्लाइड्स देखना शुरू हो तो मेरे को बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं उस टॉपिक पर जिसका रिक्वेस्ट. डॉक्टर साहब, आपको स्लाइड दिख रही है ना? यस, परफेक्ट. तो जितने भी श्रोता आज इस मंच पे हैं और जो इसे सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी था कि वो हर डोमेन के बारे में सुन रहे थे. आज हम दरअसल प्रैक्टिकल टिप्स और नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो मेंस हेल्थ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गई, जहां पे प्रैक्टिकली कैसे आप इस एस्पेक्ट को वहां ले जा सकते हैं कि आप फिर अपने आप को कंफर्टेबल पाएं और शायद अपने डॉक्टरों के साथ डिस्कस कर पाएं. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चंद लम्हों में कंसल्टेशन के द्वारा पहचानना मुश्किल होता है, और इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत हद तक सामने वाले पेशेंट, उनकी पार्टनरशिप के आधार पर डिपेंड करता है. तो अगर आप मेंस हेल्थ में किसी एस्पेक्ट पर डेफिशिएंट हैं तो प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जानने की जरूरत इसीलिए, बिकॉज फिर आप वो लेवल पे हैं जहां आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, अपने आप को उन डोमेन्स के बारे में डिस्कस कर पाते हैं. तो आज इस चेंज को लाने के लिए, जिस चेंज को हम और आप दोनों मिलके नेगोशिएट करना चाहते हैं,
चाहे वो जितना ही डिफिकल्ट बेंड क्यों ना हो, उस बेंड को एक साथ इस लुपिन इंडिया और कोकिलाबेन हॉस्पिटल के प्रोग्राम में आगे बढ़ पाने की जो कोशिश है, उस कोशिश में एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को टच करने के लिए थोड़ी साइंटिफिक एविडेंस और थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। तो आपको सिर्फ स्टिमुलेट करने और आगे बढ़ने के लिए आज हम जो मोटो फॉलो करते हैं, एवरी लाइफ मैटर्स, उस पर एक स्टेप आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की जरूरत है। नहीं तो वो आपके दिलो दिमाग में रहता है कि मैं केपेबल नहीं हूं, मैं डेफिशिएंट हूं, मैं किसके पास जाऊं और किसको दिखाऊं, और इस हिचकिचाहट में शायद कभी कभी दिन महीने साल बीत जाते हैं। तो इस चीज को पूरा आगे बढ़ाने के लिए आज कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से आप सबको नमस्कार है और आप सबको सैल्यूट है कि आप संडे का अपना टाइम अपनी हेल्थ के बारे में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेंस हेल्थ की रियलिटी ये है कि हम बहुत सी सब्जेक्ट्स में आगे बात कर चुके हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स आपके डोमेन पे है। आप पुरुष होने के कारण अपने आप को इतना अच्छा पहचान पाए और उस लेवल को जा चुके हैं जहां पे कहीं कई स्टेप्स आपने खुद ही आप अपनी पूरी सोसाइटी के साथ आगे बढ़ लिए। लेकिन बहुत सी चीजें हमने अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए और उस सब्जेक्ट्स को आगे ले जाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, what got us here will not get us there, we have to really climb our steps step by step, और ऑब्वियसली पार्टनरशिप में अपने शहरों में जहां भी हम रहते हैं अपने डॉक्टरों के साथ मिलकर वो चीज को डिस्कस करके अपने आप को दुरुस्त पाएं, अपने आप को ट्रीटमेंट से क्योर की तरफ ले जाएं, उस कोशिश को रहती है। मेंस हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत ही सेंट्रल कोर एस्पेक्ट है इंपोर्टेंस, ये इरेक्टाइल फंक्शन का गड़बड़ हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। अगर सचमुच देखते हैं तो इसकी प्रेवलेंस हर एज ग्रुप में है, जो 20s टू 30s में, 40s टू 50s में और फिर 60s टू 70s में। तो ये सब वो एज ग्रुप्स हैं जहां पे परसेप्शंस, रियलिटी, कॉन्फिडेंस और उनकी कैपेबिलिटीज हर अलग अलग लेवल पे होती है। मुश्किल ये है कि इस पूरी इंसिडेंस और प्रेवलेंस के इतना ज्यादा होना हर लेवल और हर पुरुष में इंडिविजुअली और सोसाइटी को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट तो इतना साइलेंट है कि बहुत बार लोग सफर करते रहते हैं और बात नहीं कर पाते, और बहुत बार ये प्रोग्रेसिव रहता है, जब आप आते हैं तब शायद बहुत देर हो जाता है और हम फिर अपने आप को माइग्रेट करके अलग स्टेज में अलग तरह की ट्रीटमेंट करते हैं। तो याद रखिएगा, इस अवेयरनेस कैंपेन का यही कोशिश रहा है कि एक अंडर रिपोर्टेड, अंडर डायग्नोज, अंडर स्टडीड, अंडर ट्रीटेड, अंडर डिस्कस्ड काइंड ऑफ टॉपिक को आज आपके साथ लेके आए, ताकि आप अपने आप को केपेबल पाए उन बीमारियों में जिसमें आपको डिस्कस करना ही पड़ता है, जो शायद जानलेवा बीमारी होती है, जैसे कैंसर के बारे में आप अवश्य डिस्कस करते हैं, आपको अपनी जान बचाने की जरूरत होती है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस होती हैं, जैसे इनकॉन्टिनेंस, इंपोर्टेंस, जिसमें आप शायद डिस्कस नहीं कर पाते, एक तरह का शर्म और एक तरह की टैबू और एक तरह की सोसाइटी की इश्यूज में दबे हुए हैं। मैं हर शहर में जहां आप लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं और सारे पिछले 6 प्रेजेंटेशंस को देख चुके हैं, आई थिंक आपको जगाना जरूरी है कि आप कोई भी हो, जो 20s 30s में हो, 40s 50s में हो और 60s 70s में हो, अगर अपने आप को पाते हैं कि मैं हर डोमेन में ठीक हूं लेकिन ये डोमेन मिसिंग है, तो आज इंपॉर्टेंस इरेक्टाइल फंक्शन को इंप्रूव करने, डिसफंक्शन से इंप्रूव करके फंक्शन में लाने की जरूरत है। कि मैंने कहा कि इसकी बर्डन सोसाइटी में ह्यूज है और उस बर्डन को शायद आइडेंटिफाई कभी नहीं कर पाएंगे। इस बर्डन के लिए ये तो हर समय मरीज कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने पूछा तो हम अवश्य बताते। तो पुरुषों को जिनको मैं हर दिन एग्जामिन करता हूँ यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए, प्रोस्टेट्स के लिए और अलग मेंस हेल्थ इशू के लिए, अवश्य एक दो क्वेश्चन हम उनको उनके इरेक्टाइल फंक्शन, उनकी दंपति जीवन में कुछ चीजों के बारे में पूछते हैं। और इससे पता चलता है कि पुरुष जो शायद बता नहीं पा रहा था, शायद उसकी कुछ ट्रीटमेंट ले रहा था, वो अब कितने उजागर होके बोलता है। तो ये बर्डन इतनी ज्यादा है, तो हमारा आप एक साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते। मेरी क्लिनिक में जहां मंडे सुबह से सैटरडे शाम तक इस तरह के पेशेंट आते हैं, मेरा काम होता है कि उनको हम प्रोत्साहन दें, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और बोले कि ये तो ट्रीटमेंट पॉसिबल, आप इसे अपने अपने साथ अपने फिजिकल और मेंटल बर्डन पे क्यों रखे हुए। तो जबकि ये बर्डन इतना ह्यूज है, ये बताने की जरूरत है कि नीडी कौन है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड टिप्स उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए सचमुच डिफाइंड है। नीडी वो है जिसकी नेसेसिटीज की कमी है और नेसेसिटीज को इंप्रूव करना है। वो यंग मैन है, वो एल्डरली मैन है, वो प्री मैरिटल ग्रुप है जिनकी एंग्जाइटी इतनी ज्यादा है, और वो हमारे आपके उम्र के लोग हैं जो एस्टैब्लिश्ड है, हर चीज में एस्टैब्लिश है पर अपने आप को किसी चीज में दुरुस्त नहीं पाते। तो मेरा मानना है कि नीडी वो सबको ही है, इनफैक्ट ऑल एज ग्रुप्स, जो शायद अपने आप को केपेबल नहीं पाते। जो अपने आप को केपेबल नहीं पाते उनको आज इस रंगमंच से, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आगे बढ़ने की जरूरत है। मुश्किल ये है कि जब तक सोसाइटी जग नहीं पाती और आगे नहीं बढ़ पाती, हम लोगों ने पहली प्रोग्राम में ही बस्टिंग ऑफ द मिथ्स के बारे में बात की थी। तो पेशेंट का पर्सपेक्टिव क्या होता है, पेशेंट वो हुआ इस सब्जेक्ट में जो सोसाइटी में और साइलेंटली बैठा हुआ। तो सोसाइटी में पुरुष जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं और शायद बात नहीं कर पा रहे अपने मेंस हेल्थ की बहुत सी डोमेन्स पे, उसमें एक डोमेन इरेक्टाइल फंक्शन का है जो ऐसे में ही अपने आप प्रोग्रेस कर रहा है।
बहुत पुरुष सोचते हैं कि ये तो एजिंग की पार्ट है, अब तो हमारे दिन बीत चुके, हम शायद केपेबल नहीं होंगे, लेकिन अपने आप को पाते हैं कि अपनी ग्रुप मीटिंग्स और सोसाइटी मीटिंग्स में उनके ही मित्र उनसे ज्यादा केपेबल दिखते हैं, उनकी उम्र ज्यादा है। तो पार्ट ऑफ एजिंग तो है, लेकिन उसको हम कैसे दुरुस्त करके उस पिलर को मेंटेन रखें। कुछ लोग सोचते हैं कि ये उतना सीवियर या उतना फ्रीक्वेंट नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करना और अपने बारे में सब कुछ बोलना। कुछ लोग बोलते हैं अपने बारे में बात करना इतना मुश्किल है कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं और क्या बोले। कुछ लोग बोलते हैं शायद ट्रीटमेंट हमारे बगल वाले को काम नहीं है, हमारे मित्रों को काम नहीं है, तो शायद हमें भी काम नहीं आएगा। पर याद रखें, किसी का ट्रीटमेंट ए है, किसी का ट्रीटमेंट बी है, किसी का एक्स वाई जेड भी हो सकता है। तो राइट अप्रोच टू राइट इंडिविजुअल की जरूरत होती है। तो ये सोचना कि ट्रीटमेंट हेल्प नहीं करेगा, ट्रीटमेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ बात की जाती है। तो हर किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट तो है कि हम इस क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज को भी उतना ही सोचें जितना हम जानलेवा डिजीजेस के बारे में घबराते हैं। कोई ब्लड कैंसर हो, कोई किडनी कैंसर हो, कोई प्रोस्टेट कैंसर हो, लोग बिल्कुल आते हैं, बोलते हैं हमें कल ट्रीटमेंट कर दीजिए। इसके बारे में लोग महीने महीने सालों साल बोलते नहीं है। जैसे इनकॉन्टिनेंस की बात मैं करता हूँ और यूरिन लीक होता रहता है और लोग काम चलाते रहते हैं, तो उस तरह की इश्यूज में हमें ये सोचना है कि अगर ये पार्ट ऑफ एजिंग है तो अपने आप हील नहीं होगा। इसे हील करने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी, हर किसी को किसी की जरूरत पड़ती है। तो ये पार्टनरशिप जो डॉक्टर और पेशेंट में होता है, ये रिलेशनशिप बड़ा ही एक कॉन्फिडेंशियल और बड़ा ही एक उस तरह का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है जो हम आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो किसको अप्रोच करना है? ऑब्वियसली यूरोलॉजिस्ट इसके सेंटर स्टेज पे हैं। तो हर यूरोलॉजिस्ट कुछ हद तक मेंस हेल्थ और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की काम करता है। हम लोग जो रिकंस्ट्रक्टिव यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हैं, जो अलग तरह के ऑर्गन की रिकंस्ट्रक्शन से लेकर के हर एस्पेक्ट पे काम करते हैं, वो सर्जरी हो, रोबोटिक हो, कैंसर हो, हम जानते हैं कि इस तरह की क्लिनिक की जरूरत है। इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, पर इस तरह के कोई फोकस नीड्स की जरूरत है जहां पे लोग साइलेंटली अपनी एग्री में सफर कर रहे हैं और बोल नहीं पाते। तो आज इस प्लेटफॉर्म की भी जरूरत थी जहां पे अवेयरनेस एक तरह का वेकअप कॉल हो, वो वेकअप कॉल हो जहां लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, ट्रीटमेंट होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते और सही जगह पहुंच नहीं पाते। तो इस प्लेटफॉर्म का पूरा ये जरूरत था। और डॉक्टर किरण, आपको और पूरी टीम को बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आप लोगों ने इसको स्टिमुलेट करने के लिए जिस तरह का एक शुरू किया पार्टनरशिप और जिस तरह की एक प्लेटफॉर्म शुरू की है, उसमें आज हम अपने कलीग सोसाइटीज में सब लोगों से बात कर पा रहे हैं कि इसको जगाने की क्यों जरूरत है। बिकॉज ये सब कुछ जो हम इस साइड में देख रहे हैं, वो शायद आपको अपने आप को इट वेज यू डाउन, इट कीप्स यू डाउन, यू डोंट एक्चुअली गेट टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर बिकॉज आपको लगता है कि ये तो शायद हो नहीं पाएगा, पर वो सच नहीं है। तो दरअसल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत से अनमेट नीड्स है और पहला अनमेट नीड है ए फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस सोसाइटी में था ही नहीं, हमने कभी क्रिएट ही नहीं किया आपके लिए, हम उस तक आ ही नहीं पाए जब तक ये इस तरह का एक अभियान शुरू ही नहीं हुआ। तो आज जब ये अभियान शुरू हुई है तो हमारी एक्सपर्टीज, हम मतलब हम सारे यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट जो शहर इस देश में काम करते हैं, वो अपनी तैयारी में बिल्कुल ए टू जेड है। ये और बात है कि आप आते हैं तो किसको ए से, किसको बी से और किसको जेड से ट्रीट किया जाता है इरेक्टाइल फंक्शन में। मैंने कहा था कि राइट अप्रोच फॉर राइट इंडिविजुअल। तो हर इंडिविजुअल की फैक्टर्स पहचानी जाती है और अकॉर्डिंगली उनकी नीड्स की ट्रीटमेंट की जाती है, बशर्ते हम और आप दोनों मिल पाए और शायद टेबल के अक्रॉस ऐसे डिस्कस कर पाए। तो अनमेट नीड तो रही है और इसका मेडिकल हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ पे एक तरह से मैं कहूँ ब्लेम नहीं है, पर योगदान रहा है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्लिनिक या मेंस हेल्थ क्लिनिक की कभी बात ही नहीं हुई। उसके आर्मामेंटेरियम में जहां कहीं दवाइयां हैं, जहां कहीं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जहां कहीं दंपति का इन्वॉल्व होना, उसकी प्रायोरिटीज को देखना, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाना, और फिर कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक डे हो, एक वीक हो, एक मंथ हो। जैसे आपके पास वर्ल्ड स्मोकिंग डे है, वर्ल्ड हार्ट डे है, वर्ल्ड डायबिटीज डे है, वर्ल्ड किडनी डे है और वर्ल्ड हेल्थ डे है। वैसे कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई दिन और कोई अवसर या कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई जहां हम लोगों को जगा सके। तो आज इस तरह के कम्युनिकेशन लेवल्स का इंक्रीज करना जरूरी था और प्लेटफॉर्म बिल्कुल जरूरी था। मेंस हेल्थ इशू बिल्कुल रियलिटी है, कल भी था, आज भी है और कल अवश्य रहेगा। बिकॉज आप में से हर पुरुष या हर दंपति जो आज ये देखता है वो समझता है कि आई थिंक मेंस हेल्थ को हमें स्टेबल रखने की जरूरत है। मेरे को मालूम है कि औरतों में जो जो कुछ भी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ है, वो उम्र के साथ चेंज होती है, वो फिजिकल कैपेबिलिटी के साथ चेंज होती है, पेल्विक हेल्थ के साथ चेंज होती है और उनके हार्मोन्स बदलते हैं। उनके हार्मोन्स एक दिन शायद बंद भी हो जाते हैं, जिसको कोई एक दिन या तारीख दी जाती है, जैसे हम कहते हैं मेनोपॉज। पुरुषों में ऐसा कोई दिन नहीं होता, पुरुषों में ये बड़ी ग्रेजुअल होती है। मैं हर बार एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि ग्रेजुअली कुछ चेंजेस हो रहे हैं और हम उसे अपने पार्ट में बिल्कुल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे काले बाल सफेद हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। एक दिन अगर अपना आईने में चेहरा देखा तो सारे बाल सफेद हो गए। एक दिन अगर देखा तो हम 22 साल से 45 साल के हो गए और अब हर साल अपनी बर्थडे में केक काटे जा रहे थे और खुश होते जा रहे थे और हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे। तो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत बार इरिवर्सिबल होते हैं। वैसे ही मेंस हेल्थ इशू की बहुत से एस्पेक्ट और डोमेन्स इरिवर्सिबल है। ये रियलिटी है कि इस पे हम आपको जगाएं और खुद जगें
कि जितने लोगों को इसके बारे में उजागर कर सके वो शायद अपने शहरों में अपने यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाकर के ट्रीटमेंट करा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही लार्ज और प्रैक्टिकल सबसेट चैलेंज क्या है ईडी में, लोग कुछ दवाई भी खा लेते हैं, कहीं से कोई दवाई ले ली, खा ली, कोई आधी डोज खा ली, कोई छोटी डोज खा ली और शायद थोड़ा ठीक लगा, तो पेशेंट्स आर स्टक टू अ लेसर मैनेजमेंट और मॉडरेट रिजल्ट और उसी में वो खुश है। अगर एक चम्मच चीनी मिला और मीठा लगा तो खुश होने की बात है, पर अगर एक चम्मच चावल मिला और खुश हो गए तो शायद पेट नहीं भरेगा। कहने का मतलब है कि सब क्लिनिकल डोज, वो डोज जो आपकी बॉडी की डोज ही नहीं है, अगर वो आपने ली तो कहाँ आपकी भूख मिटी, आपकी भूख एक चम्मच चावल से मिटेगी नहीं। तो अकॉर्डिंगली बहुत से पेशेंट्स अलग शहरों में और इस शहर में जहां हम काम करते हैं शायद अपने स्पेशलिस्ट को मिल नहीं पाते, शायद ट्रीटमेंट मिनिमल या मॉडरेट ही रहता है और एक लेसर लेवल की थेरेपी पे उतनी रिजल्ट मिलती है, उससे खुश होना पड़ता है या खुश रहते हैं, या शायद मैंने बताया था उन सब चीजों के कारण, अफवाह के कारण शायद डिस्कस नहीं कर पाते। भारत सिर्फ कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास में ही नहीं रहता, 4 मेट्रोज के सिवा पॉपुलेशन हर छोटे शहरों में और हर जगह पे है। और आज इस तरह की इंटरनेट फैसिलिटीज के द्वारा और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हम उन एक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं जहां अवेयरनेस उन लोगों तक पहुंचाए जो शायद नीडी हैं और कहीं कहीं पहुंच नहीं पाते। उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है, जहां एक तरफ तो हम टेलीमेडिसिन पे इतने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, बहुत से लोग ट्रीटमेंट के द्वारा टेलीमेडिसिन पे ठीक हो जा रहे हैं, बहुत से लोग टेलीमेडिसिन से निकल के आकर के एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट और डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक लार्जर और प्रैक्टिकल नीड इन सब सब्जेक्ट्स में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज है हमें देखने की जरूरत है। हमारी अपनी मेडिकल साइंस की रीसेंट अंडरस्टैंडिंग बड़ी पैराडाइम शिफ्ट पे जा चुकी है। हमें यह मानना पड़ेगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अभी एक सिम्टम है जो मरीज कंप्लेन करता है, पर अपने में एक बहुत बड़ा कंडीशन, एक कंडीशन है बॉडी की। क्योंकि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज इरेक्टाइल फंक्शन सिर्फ मेल ऑर्गन की फंक्शन के बारे में नहीं है, वो उनकी पूरी हेल्थ के बारे में, उनकी एंडोथीलियल फंक्शन और उनकी कार्डियोवास्कुलर या उनकी ब्लड सप्लाई के बारे में। वो शायद अगर माना जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी पुरुष का एक अनआइडेंटिफाइड कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। हम आज ये मानते हैं और साइंस ये बताती है और ये इंडिकेशंस हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक तरह का कार्डियोवास्कुलर डिजीज का मार्कर है जो प्रोग्रेशन के बारे में बताता है। मैं इसके बारे में गौर करना चाहता हूं। तो हर किसी का जिसका इरेक्टाइल फंक्शन ग्रेजुअली घटता जा रहा है और उम्र के साथ साथ उनके बाकी फैक्टर्स के साथ साथ गड़बड़ होता जा रहा है, उनकी दरअसल वास्कुलर हेल्थ घट रही है, उनकी हार्ट भी साथ साथ प्रोग्रेसिवली चेंज हो रही है। आज एक तरफ से मरीज का सिम्टम या उनका कंप्लेन एक बड़ी कंडीशन के साथ जुड़ी है, ये आज साइंस बताती है। तो हम जिस चीज को कभी पहचानते नहीं थे उस सब्जेक्ट को आज इतने ऊंचे लेवल तक ले गया गया है, बिकॉज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कार्डियोवास्कुलर रिस्क के साथ एसोसिएटेड। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जितने भी हार्ट के मरीज हैं उनको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए स्क्रीन करते हैं। क्यों? बिकॉज उनकी इरेक्टाइल फंक्शन घटी हुई है और उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उनकी हार्ट कि वो फिर इरेक्टाइल फंक्शन के बारे में कहां बात कर पाए। उनको तो जिंदा रहना और अपनी हार्ट की धड़कन के बारे में ही सोचना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ उसी एस्पेक्ट पे टिके रहते हैं, जबकि उनके दिन साल महीने गुजरते जाते हैं और उनकी इरेक्टाइल फंक्शन ऐसे भी घटती जाती है और इरेक्टाइल कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ऐसे भी घट रही है। तो उम्र के साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ और मेडिसिन के साथ घटती ही जा रही है। दूसरी तरफ इन प्रेजेंस ऑफ प्रोग्रेसिव क्रोनिक ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हमें हर समय हार्ट डिजीज के लिए स्क्रीन करने की जरूरत है। ये वो साइकोजेनिक इरेक्टाइल फंक्शन की बात नहीं कर रहा जहां सिचुएशनल, कभी परफॉर्म कर पाए, कभी नहीं कर पाए, कभी बहुत अच्छा कर पाए, कभी पार्टनरशिप में, कभी यहाँ कभी वहां, उस तरफ उनकी बात नहीं कर रहे। उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी इरेक्टाइल फंक्शन ग्रेजुअली घटती जा रही है और घटते हुए वो लेवल को जा रही है जहां प्रोग्रेसिव चेंज हो रहा है। और उस चेंज को आज पहचानने के लिए अगर ये प्रोग्रेसिव चेंज है तो कहीं ना कहीं वास्कुलर हेल्थ, एंडोथीलियल फंक्शन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सब चीजों पे गौर करते हुए उनकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में सोचना। ये घबराने और डराने की बात नहीं है, पर ये अंदरूनी और ये बिल्कुल सच्चाई है। ये आज मेडिकल डोमेन पे अवेलेबल है कि रिस्क फैक्टर्स जो एक्टिवली मैनेज की जाते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, वो कहीं कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को मेंटेन करेंगे और हमारे पास कार्डियक इवेंट नहीं होगा। ये जरूरी है। हम कोई नहीं चाहता कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम, हम कोई नहीं चाहते कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो या कोई इंजुरी हो जो साइलेंट हो और जो सडन हो। इंपॉर्टेंट है कि आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज या लाइफस्टाइल इशू बन के नहीं रह गई है, और ये आपको जगाना जरूरी था। और धन्यवाद डॉक्टर किरण, आपकी टीम का, कि हम कुछ स्लाइड प्रेजेंट कर पाए अपने मित्रों को जगाने के लिए सोसाइटी में कि इतनी कंपेलिंग एविडेंस है आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज के लिए एक रिस्क फैक्टर है। वो एक सेंटिनल सिम्टम हो सकता है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रोग्रेस हो रहा था, चल रहा था, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे थे, बहुत सी अलग अलग मेटाबॉलिक सिंड्रोम की इश्यूज में थे, और एक दिन आपको साइलेंटली कार्डियक अटैक होता है। इट इज एक्चुअली a predictor of subsequent cardiac events including death in men who are otherwise asymptomatic from cardiac perspective.
लोग कहते हैं एक दिन हार्ट अटैक हुआ, लेकिन हमें 10 साल से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ती जा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रेडिक्टर है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के बारे में, और अगर हमने इसको देखा नहीं और हम जैसे क्लिनिशियंस इसके बारे में अगर गौर नहीं किया, आपको जगाए नहीं और हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ एक वो तरह की तालमेल नहीं बनाई, तो हम शायद इसको मिस कर जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जमाने के। मैं क्या कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो 2000 से आज 21 साल पहले से लेके आज तक कही जा रही है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज दोनों के कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। दोनों क्या रिस्क है? मेल पुरुषों में कार्डियो रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं औरतों के हिसाब से, उनकी हार्मोन्स प्रोटेक्टिव होती हैं। इंक्रीजिंग एज, जैसे एज बढ़ता जाता है हमें मालूम है हमारी वास्कुलर हेल्थ, हमारी कार्डियक हेल्थ घटती जाती है। हाइपरटेंशन जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर तो है और सेक्सुअल रिस्क फैक्टर भी है। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज जो शायद भारत में इतना ज्यादा अभी उसकी इतनी ज्यादा प्रकोप है कि हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज को शायद अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे, बिकॉज हम अपनी लाइफस्टाइल को उतना ही चेंज कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है जो दोनों चीजों को एक साथ बढ़ाता है। मैं कह रहा था कि वो क्या क्या चीजें हैं जो एक दोनों बढ़ा सकता है। ओबेसिटी, ब्लैडर मास, सॉरी बॉडी मास इंडेक्स का बढ़ना, ओबीज होना, लेमन ऑन टूथपिक्स की तरह अपनी बॉडी वेट का बढ़ाना अपने में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट के लिए। जहां हर 1 किलो वजन बढ़ना, फैट बढ़ना आपकी हार्ट को 1.6 माइल्स तक ब्लड फ्लो करने के लिए पुश करती है, तो आपके हार्ट और भी उजागर और एक्टिव होते जा रही है जो एक बार फेल करती है। सिगरेट स्मोकिंग जो अपने में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सिगरेट स्मोकिंग वो सब चीजें लाता है जो एंडोथेलियल रिलैक्सेशन को हेल्प नहीं करता है। डिसलिपिडीमिया, लिपिड प्रोफाइल का गड़बड़ होना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सिर्फ बैठ करके लेक्चर सुनने के बाद हमें फिजिकल एक्टिविटी में लगना पड़ेगा। आज संडे है और हर दिन आपके लिए कुछ घंटे आपके लिए, आपके लम्हों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आप अपने बॉडी के लिए और अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए पढ़ाएंगे। तो देख लीजिए आप, आज ये एविडेंस हमारे सामने है, लेकिन एविडेंस 20 साल पुरानी है। 20 साल से हम ये ऊंची शब्दों में कह रहे हैं कि जितनी मेंस हेल्थ और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है उतनी कार्डियक रिस्क फैक्टर्स की प्रॉब्लम है, और दोनों के रिस्क फैक्टर्स बराबर है। एज, मेल फैक्टर, ब्लड प्रेशर की कंट्रोल ना होना, डायबिटीज का होना और उसकी कंट्रोल ना होना, मोटापा बढ़ते जाना, सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल बंद न करना, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होता जाना और आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ होना, ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने आपको प्रूव किया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेंस हेल्थ की जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। ये और बात है, दोनों ही साइलेंट है। एक के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, एक के बारे में आपकी ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, इको और आपके कार्डियोलॉजिस्ट तक की आवाज, ये गूंज पहुंची नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को आज हेल्थ में आगे ले जाए। जगाने के लिए ये जो एविडेंस आज से 20, 25 साल, 30 साल पहले आया था, अर्ली साइन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, 57% ऑफ मेन हु हैड कार्डियक बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी हैड प्रायर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो अगर पता चलता कि इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इनकी हार्ट की इवैल्यूएशन बहुत पहले हो गई होती, इनको इस तरह की कोई कार्डियक इवेंट होता ही नहीं, और इनकी बाईपास सर्जरी शायद इनको हम मॉडिफाई कर पाते, क्या पॉसिबल है। दूसरी तरफ 65% ऑफ मेन जो शायद इमरजेंसी में कार्डियक अटैक या मायोकार्डियल इस्केमिया लेके एडमिट हुए, उनको पहले से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपके डोमेन में है, एज सोसाइटी, एज मेंस हेल्थ। आपको पता है कि आपकी इरेक्शंस केपेबल नहीं हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ हो रहा है, जिसे हम आज हार्ट की बात करते हैं। तो अगर एक शब्द में कहा जाए या एक सेंटेंस में कहा जाए, इफ यू कांट गेट एन इरेक्शन इन द राइट वे प्रोग्रेसिवली, योर हार्ट इज हेडेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब पूरी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपकी पेनाइल हेल्थ एक तरह की बैरोमीटर है। तो कहा जाता है कि इरेक्शंस आर अ बैरोमीटर ऑफ मेंस ओवरऑल हेल्थ। आपकी इरेक्शंस अच्छी रह रही है, मतलब आपकी वास्कुलर हेल्थ अच्छी है, और आपके वो सारे जितने फैक्टर्स हमने गिन के दिखाए थे, वो 10 फैक्टर्स आपके कंट्रोल में रहने चाहिए किसी भी उम्र में। तो जब इतनी चेंजेस हो रही हैं, तो मेरे लिए जगाना जरूरी है कि हर किसी को ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता। मतलब ब्लड प्रेशर रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड, वास्कुलर हेल्थ रिलेटेड, कार्डियक रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड, सेडेंटरी हाई स्टाइल रिलेटेड जो चेंजेस होती हैं, उसके साथ एक साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एंजाइटी इश्यूज। और ये बहुत हद तक मैं यंग कपल्स में देखता हूँ, यंग लोगों में देखता हूँ, प्री मैरिटल चेकअप में देखता हूँ, जिनको साइकोजेनिकली बहुत ज्यादा डर है, हम केपेबल होंगे क्या, हम एक बार फेल कर चुके हैं, वगैरह वगैरह। ये बड़ी एक्यूट होती है, सडन होती है, सिचुएशनल होती है, और ये इंटरमिटेंट होती है। कभी कभी हम बहुत केपेबल मानते हैं, होते भी हैं, और कभी कभी बिल्कुल लायक नहीं होते। इन लोगों में उनकी बातचीत से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, उनकी बातचीत से पता चल जाता है, उनकी पार्टनरशिप से पता चल जाता है, उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी से पता चल जाता है कि उनको शायद साइकोजेनिक है, उनको शायद एंजाइटी फेलियर का एक डर है। उस तरह की फेलियर का जो डर, जो एंजाइटी बढ़ाती है, वो प्रेडोमिनेटली साइकोजेनिक ईडी होती है, जो एक बहुत बड़ा सबसेट है। बहुत यंग लोगों में है, रिसेंटली मैरिड लोगों में है, मैरिज की कुछ गड़बड़ हो गई उसकी उन लोगों में है, और इन लोगों की हैंड होल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, जिनको हम इस प्रोग्राम में इंड्यूस करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, और फिर देखते हैं कि वो केपेबल हो गए, फेल होते होते, पास होते होते गोल्ड मेडल तक चले गए, तो उनको हेल्प करना होगा।
ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसके बारे में बात कर रहा था, जो एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और जिसमें बहुत से अलग अलग फैक्टर्स आज कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस तरह की ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन आई थिंक हमारे आपके डोमेन में है, हमें इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, ये प्रोग्रेस करेगा और इसकी प्रोग्रेशन आपके हार्ट तक पहुंच रही है। तो जो छोटी सी गूंज है वो बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह वेट कर रही है जो नहीं होने देना। मैं टिप्स की बात कर रहा हूं तो हम मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो अवश्य लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मैंने बताया कि आपके लिए हर दिन संडे हो जिसमें आप 2 घंटे अपने बारे में सोच सकें और व्यतीत कर सकें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, जिसमें आप सिगरेट स्मोकिंग को बंद करें, जिसमें आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने मोटापा को कम करें, आपके जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके कार्डियक और इरेक्टाइल फंक्शन को बंद कर रहे हैं उनको हम एक साथ मेंटेन करें। तो ये रिस्क फैक्टर्स को मेंटेन करें। आपके साथ साथ आपने क्योंकि ये बात को समझी और अपने डॉक्टर के पास गए जो आपके यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हैं आपके शहरों में, वो ऑब्वियसली आपकी ट्रीटमेंट को शुरू करेंगे जिसमें लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा अहमियत देंगे, बिकॉज वो जरूरी है। वो एक एस्पेक्ट है जो आप करते हैं। ट्यूशन तो आपको अपने टीचर पढ़ाते ही हैं, वो आपको दवाइयां तो देंगे ही देंगे, आपको आगे ले जाएंगे उस पहलू उस जर्नी में जहां आपके सारे डोमेन्स को ठीक करने के लिए वो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन या थर्ड लाइन ट्रीटमेंट भी करेंगे। हम यहाँ सर्जरी करके पेनाइल प्रोस्थेसिस के द्वारा बहुत लोग को क्योर करते हैं, बहुत लोग को इंटरिम रिलीफ देते हुए इनके लाइफस्टाइल चेंज करते हुए दवाइयों और वैक्यूम रिएक्शन डिवाइसेस पे डाल करके उनको हम रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहते कहते ये बताना जरूरी होगा क्योंकि डायबिटीज इस तरह से बढ़ती जा रही है और डायबिटीज का बढ़ना अपने में एक एस्पेक्ट है, बहुत हद तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोमोर्बिडिटी है। बहुत हद तक मेरे को मालूम है कि डायबिटीज मेलाइटस में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है उन लोगों में, वो शायद जनरल पॉपुलेशन में से 10 साल 15 साल पहले डेवलप होता है। सो ऑनसेट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज एज मच एज 10 to 15 years earlier than the general population। कोई 40 50 60 साल में हार्मोन्स, न्यूरोलॉजी और फिजियोलॉजी के द्वारा अपनी इरेक्टाइल फंक्शन लूज कर रहा है, डायबिटिक आदमी वो 20-25 साल में ही लूज कर जाता है। उतना ही नहीं, पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो रही है बिकॉज डायबिटीज बाकी भी लम्हों को टच करता है जिसमें आपकी किडनी है, आपकी आंखों की रोशनी है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ है, और ये सब कुछ आपको डिप्रेस करता है। आप 2 साल 5 साल पहले वो थे और आप 2 साल 5 साल बाद बिल्कुल नहीं है, तो आपकी जो बॉडी चेंजेस हो रही है फिजिकली आपको बहुत इनकेपेबल कर रही है। ऐसे लोग बहुत बार दवाइयों से ठीक नहीं हो पाते, इसलिए उनकी दवाइयों की रिस्पॉन्स बहुत हद तक कम रहती है बिकॉज इनकी जो जो चीजें हैं वो मल्टी फैक्टोरियल अलग अलग डोमेन्स को अटैक कर रही है। एग्जाम्पल और मिसाल के तौर पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकल लिटरेचर और ऐसे लिटरेचर बहुत हद तक हमारी डोमेन में अवेलेबल है जहां कहा जाता है कि मेन विद डायबिटीज में रिक्वायर मोर एग्रेसिव ट्रीटमेंट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उनकी ट्रीटमेंट अलग तरह से होगी, जैसे क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट डायबिटीज के द्वारा अंदरूनी जो ऑर्गन में चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस बहुत हद तक इरिवर्सिबल हो चुके हैं। जब तक आपकी नींद खुली कि आपके अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस खत्म हो चुके हैं, आपकी इरेक्टाइल कैपेबिलिटी दवाइयों से नहीं हो पा रही है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपके लिए अब कोई काम का नहीं रहा, तब तक क्योंकि इसमें बहुत क्विकली स्टेज माइग्रेशन होता है और ये माइग्रेशन बताने की जरूरत है। कहने का मतलब ये जो माइग्रेशन टू सेकंड एंड थर्ड लाइन थेरेपीज वो इट हैपेंस एज अर्ली एज 6 months इन डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। आप कहते हैं डायबिटीज तो हमें दिसंबर से है नहीं, दिसंबर से पकड़ में आया, चोरी करते हैं दिसंबर में पकड़ में आया, चोरी तो बहुत दिन से कर रहे थे, तो जब पकड़ में आया तब तक बहुत देर हो चुका है। जैसे आपको चेस्ट पेन हुआ तब तक तो बहुत देर हो गया, उसके बाद ईसीजी नहीं करना, तो उसके बाद एंजियोग्राफी होती है, फिर आपके कार्डियोलॉजिस्ट कहीं इंटरवेंशन थेरेपी करते हैं जो शायद एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास हो। तो चेस्ट पेन के बाद नींद खुलना, इरेक्टाइल फंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाना, उसके बाद नींद खुलना, और डायबिटीज की प्रूफ के बाद जिसमें अनकंट्रोल डायबिटीज 300 और 500 की शुगर के बाद स्टेज माइग्रेशन हो जाती है, और ऐसे लोगों में डायबिटीज के बाद लोगों की ट्रीटमेंट जो होती है वो बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी होती है, उसमें रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। आज के जमाने में डेफिनेटिव थेरेपी का जमाना है जहां हम मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस, पार्टनर्स पार्टिसिपेशन में एक तरफ दवाइयों से ठीक करते हैं, एक तरफ उनको क्योर करने की कोशिश करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस पे जो हमारे डोमेन में है। फ्रेंड्स, आपको जगाने की जरूरत थी कि हम सब इस ईरा में स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस में रहेंगे। इनोवेशंस के जमाना है जहां आप अपने आप को इनोवेट करें, जहां इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपके लिए इनोवेट हो रहे हैं। ईरा कंपटीशन का है जहां पे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में compete कर रही है आपको चोट पहुंचाने के लिए, और ईरा है विच इज ड्रिवन बाय विजन्स ऑफ डॉक्टर्स हमारे जैसे और एक्सपेक्टेशंस आपके जैसे सोसाइटी में। तो इस एविडेंस बेस्ड ईरा में जहां हम देख रहे हैं डायबिटीज, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स और जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि हम आपको जगाएं कि आपके जैसे लोगों के लिए ट्रीटमेंट आज क्लिनिक्स के द्वारा, यूरोलॉजी एस्पेक्ट्स के द्वारा, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल। To set such standards of very high order, it will go in a long way to improve the quality of life of individuals and therefore set a ball rolling in Indians' mental health scenario. Friends, all good things take time. हर कुछ में टाइम लगता है। वो अच्छे दिन को खोजने के लिए नए हेडलाइंस को लाने की जरूरत होगी। जहां हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हैं, फाइनली उनको ट्रीट करके क्योर करना चाहते हैं, और उसी कोशिश में आज संडे को जब आप इस विडंबना में नहीं है कि आप शायद ये प्रोग्राम देख ना पाए और मिस कर जाएं, आपको जगाने की जरूरत होती है
कि यूरिनरी एस्पेक्ट की ट्रीटमेंट और पेशाब में खून जाना और कैंसर होना और कुछ और अलग तरह की बीमारी होना, उसकी ट्रीटमेंट डोमेन में है और उसके लिए आप घबरा करके आते हैं। लेकिन जो चीज प्रोग्रेसिवली चेंज हो रही है मेंस हेल्थ में और जो हर पुरुष कुछ लेवल तक इफेक्ट हो रहा है, जब तक वो आकर के टेबल के क्रॉस हमसे डिस्कस न कर पाता है, हमारे मित्रों से डिस्कस नहीं कर पाता है, शायद हम बहुत हद तक मिस कर जाते हैं। तो ये जगाना जरूरी था, बिकॉज हमारे जो सो कॉल्ड लेड बाई विजन्स थे, वो विजन्स अच्छे दिनों के लिए हैं। और अच्छे दिन वो हैं कि वो दिन गए जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इनकॉन्टिनेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस अब नहीं रही। वो अवेयरनेस बहुत ऊंचे लेवल तक जा चुकी है, बिकॉज उस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपके क्वेश्चन आंसर्स लेने को तैयार हैं, जैसा हम आपके आज क्वेश्चन लेने को तैयार हैं। तो क्योंकि हम आपको जगा रहे हैं, आपको जगाते हुए बोलना चाहते हैं कि आपके दिन और रात, आपकी लाइफ और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सेफगार्ड करना हमारे लिए जरूरी है। हर क्लिनिशियन जानता है कि उसे ए टू जेड तैयार है, राइट थेरेपी, राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ राइट पेशेंट को ट्रीट करेंगे, बिकॉज तभी हम मेंस हेल्थ की वो इश्यूज को डिफीट कर पाएंगे जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेन है। और 2021 से अच्छा और कोई उम्र नहीं था, कोई साल नहीं थी जहां हम आपको जगा पाते कि इन अच्छे दिनों को लाने के लिए बहुत हद तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ सोसाइटी में। सो फ्रेंड्स, all good days can be made happening and glittering and shining across the country where you are watching this program today, because ये प्रोग्राम का आगे ले जाना हमारे आपके लिए दोनों के लिए एक गठबंधन, एक तरह की पार्टनरशिप की जरूरत है। Therefore, all who deal with erectile dysfunction and men's health, all जो शायद उनके पार्टनर्स हैं, जो शायद पुरुषों को ड्राइव करती हैं इन क्लिनिक्स को आने के लिए, और शायद वो दंपति हैं जो शायद अपने आप को बहुत कंफ्यूज पाते हैं और केपेबल नहीं पाते, शादी हो चुकी है और दंपति जीवन बन नहीं पाता, या फिर बहुत लोग जो 40s 50s में अपनी इरेक्टाइल फंक्शन को लूज कर रहे हैं और उसके बियॉन्ड 60s 70s में जब बिल्कुल सेटल हैं और फिर भी अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। लाइफ कम्स अ फुल सर्कल ओनली व्हेन यू अप्रोच द डॉक्टर इन टाइम एंड गेट इट ट्रीटेड। तो आपके लिए जरूरी है कि इस तरह की चीजों को आप डील करते हुए ये वेकअप कॉल को आगे ले जाए। फाइनली हमारा लास्ट स्लाइड उन कमांडमेंट्स के लिए है जहां आपको मेंस हेल्थ में हम जगाना चाहते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट में, हेल्थ चेकअप की जरूरत है, स्क्रीनिंग की जरूरत है, आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हेल्दी रहते रहते उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उनको आप भूल नहीं सकते जो ग्रेजुअली हो रहा है। आपकी वेट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट नहीं खा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपके लिए मुश्किल है। गेट मूविंग, टेक फोकस ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफ को हटाएं। डोंट लूज फोकस ऑन स्लीप। नींद उतनी जरूरत है, नींद की जरूरत है। छोटे बच्चे 20 घंटे सोते हैं, बुजुर्ग सिर्फ 3-4 घंटे ही सो पाते हैं। इस बीच में जो इतनी बड़ी जो गैप है, जो 50 60 70 साल के अंतराल है, इसमें अगर आप सो नहीं रहे हैं तो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी रिसाइकल नहीं हो पा रही। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्कोहल और इस तरह के ड्रिंक्स और इस तरह के टॉक्सिन्स जो हम लेते हैं, उसे जितनी मॉडरेशन में और जितना कम करें, क्योंकि आपके पास सब कुछ एक ही ऑर्गन है, मेंस ऑर्गन भी, मेल ऑर्गन भी एक ही है, लिवर भी एक ही है जो अल्कोहल से ट्रबल हो रही है, और हार्ट भी एक ही और ब्रेन भी एक ही है। जो ऑर्गन्स दो दो हैं वो ऑर्गन्स की अलग बात है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप टोबैको और टोबैको चूइंग बंद करें, उससे इतने कैंसर्स, उससे इरेक्टाइल फंक्शन का लॉस होना, एंड प्रैक्टिस सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी विद पार्टनर्स एंड लुक एट नॉट हैविंग ट्रबल। तो फ्रेंड्स, इस 10 कमांडमेंट के साथ हम यहीं बंद करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हर उम्र में प्रेजेंटेशन अलग तरह होती है। नीडी लोग इस सोसाइटी में हैं जो शायद बोल नहीं पाते, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, और शायद आज इस अवेयरनेस ड्राइव के द्वारा आपको उजागर करते हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि जो चैलेंज हम हर दिन फेस करते हैं, हर अलग अलग मरीज, अलग अलग दंपति के साथ, उस ड्रीम को आपके तक लेके आए, बिकॉज वो लाने की जरूरत थी। इसलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑफ मेंस हेल्थ में ट्रीटमेंट डिलेड्स आर लाइफ लॉस, बिकॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो अगर आप अपनी इरेक्शन को भूल जाते हैं तो आप अपने हार्ट को भूल नहीं सकते। अगर आपकी इरेक्शन प्रोग्रेसिवली उन रिस्क फैक्टर्स के अधीन है तो याद रखिए आपकी हार्ट इज टिकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। फ्रेंड्स एंड डॉक्टर किरण एंड द एंटायर प्लेटफॉर्म, इन माय एंड इज माय बिगिनिंग। कुछ क्वेश्चंस आपके साथ आपके श्रोताओं ने पूछा होगा, आसान होगा कि हम उन क्वेश्चंस को आगे ले जा पाएंगे और आपको आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ हम ये प्रेजेंटेशन को शेयर करना बंद करेंगे और आशा करेंगे कि हम फिर आगे बढ़ करके आपको और आपकी टीम को हेल्प करें। जहाँ कुछ क्वेश्चंस अगर होगा तो उनको शायद आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल, सुपर प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू सो मच। दैट वाज वेरी क्रिस्प एंड इंफॉर्मेटिव टॉक. I think you have touched upon various aspects related to men's health, like unmet need क्या है, quality of life कैसे improve कर सकते हो, various domains क्या क्या है, paradigm shift कैसे हो रहा है. So and right approach to right patient, that was a very interesting thing. And also you have touched upon erectile dysfunction का CV related, cardio related क्या क्या events हो सकते हैं, उसका relation कैसा है, फिर diabetic patient में क्या कुछ करना जरूरी है. So I think that was a very interesting talk, sir. And
this presentation will be a wake-up call for those who are silently suffering. So thank you so much, sir, for this presentation. And during this presentation, both सारे questions they were flashing on our portal. So can we take those questions, sir? प्लीज। तो पूरा जगाना ये था कि आप Yes. अपने क्वेश्चंस, आपके नाम नहीं आते पर आपके क्वेश्चंस तो आते हैं, इस तरह से आपको जगाते हैं। कोई पर्सनल क्वेश्चंस की आंसर नहीं होती है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है, लेकिन बाकी सब हिडन है, जो हमने आज कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन पे रिस्क किया। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो हम लेने को तैयार। जी सर, हमारे श्रोता एक जानना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस men can expect as the age advances, or what you termed as a andropause. तो बहुत बढ़िया। मैंने वो शब्द एंड्रोपॉज यूज तो किया था, लेकिन उसे हम मेडिकली कहते हैं लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म। लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म मतलब लेटली, वो मतलब 40-50 साल के बाद जो डेवलप होता है। हाइपोगोनाडिज्म मतलब कहीं ना कहीं हार्मोन्स का कम हो जाना। तो एंड्रोपॉज वो शब्द है जहां पुरुष ग्रेजुअली अपने आप को बहुत से डोमेन्स पे इनकेपेबल पाते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होती हैं, जो आपने क्वेश्चन, श्रोता को बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। मेरा मानना है कि दो चेंजेस होती हैं डॉक्टर साहब। एक तो मेंटल चेंजेस होती है एक्सपेक्टेशंस के बारे में, और दूसरी फिजिकल चेंजेस कैपेबिलिटी के बारे में। ये तो इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं मेंस हेल्थ में आपकी क्वेश्चन के आधार पे, जो एज के साथ एडवांस होती है। एज बढ़ती है, अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हम अपने आप को उतना केपेबल नहीं पाते जो एक जमाने में पाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो कैपेबिलिटी घटती जाती है। तो बिकॉज ये एज रिलेटेड चेंज है, हम इसे उतना अहमियत नहीं दे पाते, बहुत बार भूल भी जाते हैं इसके बारे में, और जब तक हम जगते हैं ये चेंज हो जाता है। तो एज रिलेटेड चेंजेस दोनों चीज में होती है, ऑर्गन की चेंजेस होती हैं और मेंटल कैपेबिलिटी की चेंजेस होती है। तो मेंटली हम अपने आप को उतना दुरुस्त, उतना स्ट्रांग नहीं पाते बहुत बार। और मेंस हेल्थ में ये सब चीजें बहुत हद तक उस उम्र के बाद, चेंज के बाद, अगर बात की एज के बाद बात की, तो हार्मोन से रिलेटेड होता है डॉक्टर साहब। हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत से डोमेन्स होते हैं, उसमें हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन होता है। क्योंकि आपके श्रोता ने पूछा है कि एज के साथ क्या एक्सपेक्ट करें। एज के साथ आप अपने आप को, आपका नाम वही रहेगा, आपकी लोकेशन वही रहेगी, लेकिन एज के साथ बॉडी में चेंजेस होना शुरू होंगे। और वो जो चेंजेस होती हैं डॉक्टर साहब, वो चेंजेस दरअसल आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करने देती। आपके एक्सपेक्टेशंस और भी अच्छे होते हैं, अब तो मैं सेटल हूं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं और भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, जो कर नहीं पाता हूं, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी फिजिकली घट रही है, और इसमें हार्मोन्स का बहुत योगदान होता है। इसलिए एज के बाद, 40-50-60 साल के बाद ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा फिजिकली दिखती हैं। ओके, परफेक्ट सर। सर हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या चीजें हैं, क्या पिलर्स है जो मेंस हेल्थ को बैलेंस करके रखती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि ये टॉपिक मेंस हेल्थ पे रिलेटेड है, तो मेंस हेल्थ का बहुत हद तक एस्पेक्ट हम आज जो गौर कर रहे थे, पुरुषों की एस्पेक्ट, मेल की एस्पेक्ट, मेंस हेल्थ की एस्पेक्ट, याद रखें पूरा चीज एक तरह का सर्किट है, और वो सर्किट का बैलेंस जो है, वो हर छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करके तभी एक बहुत ही मजेदार खिचड़ी बनती है। तो इस मजेदार खिचड़ी में नर्व्स का काम करना, वास्कुलर हेल्थ का बिल्कुल नॉर्मल होना, हॉर्मोन्स का बिल्कुल नॉर्मल होना, आपकी अपनी साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट उतना अच्छा होना जो मैच्योरिटी एज तक पहुंचना, और वैसे ही ऑर्गन का डेवलपमेंट भी बिल्कुल मैच्योर होना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मेंस हेल्थ में पहले तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हुई, मतलब हम मेन और मेल कहलाए, हमारे ऑर्गन की डेवलपमेंट अच्छी हुई, हमारे जेनेटिक कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं थी। दूसरा, हमारी मैच्योरेशन अच्छी हुई, जो हमारे हॉर्मोन्स की जब चेंज होती है मेनार्की के बाद या प्यूबर्टी के बाद जिसे कही जाती है, वो जो प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस हुई, हमारे हार्मोन की स्पर्ट्स हुई। तो मेंस हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर एक तरफ हार्मोन्स है, दूसरी तरफ उनकी न्यूरोबायोलॉजी है, जहां उनके नर्व्स के एस्पेक्ट्स हैं, ब्रेन के नर्व्स, स्पाइन के नर्व्स, जो सब कोऑर्डिनेशन लाते हैं, और वो अलग अलग नर्वी एरिजेंटेस और सोमैटिक नर्व्स को हेल्प करते हैं। ब्लड सप्लाई, बिकॉज याद रखिएगा, इरेक्शन का बॉटम लाइन ब्लड सप्लाई है। वो स्पंजी टिश्यू जो मेंस ऑर्गन है, जिसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, जिसकी ब्लड फ्लो के द्वारा इरेक्शन बढ़ती है और इरेक्शन घटती है, वो स्पंजी टिश्यू का अपने आप में वास्कुलर हेल्थ के साथ इंप्रूव होकर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिलर्स ऑफ मेंस हेल्थ अगर देखा जाए, तो ये सब डोमेन, जिसमें हार्मोन्स, वास्कुलर हेल्थ, उनकी नर्व्स की एक्टिविटी और न्यूरोजेनिक हेल्थ, उनकी मेंटल बिल्डअप और उनकी साइकोजेनिक एस्पेक्ट्स बिल्कुल स्टेबल होना, जिसमें वो साइकोलॉजिकली स्टेबल है, वो अपने फिजिकल एक्सपेक्टेशन को साइकोलॉजिकली मैच करते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो प्रोग्रेशन, इसके बाद में जैसे हम आज मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शब्द दे रहे थे, जिसमें वो सब चेंजेस होती हैं, उन सब चेंजेस को साथ साथ बिल्कुल बैलेंस करना। तो ये पूरा चीज स्ट्रेस के आधार पे घिरा हुआ है, और ये स्ट्रेस इन सब चीजों को जरा घटाती है। तो स्ट्रेस मेंटल भी होता है, स्ट्रेस फिजिकल भी होता है, कुछ कुछ बीमारियां बॉडी को स्ट्रेस पे लाती हैं। तो ये सारे पिलर्स ऑफ मेंस हेल्थ हैं, ये सब पिलर्स आपको
एक भी पिलर अगर थोड़ी फिसल गई तो पूरा मेंस हेल्थ टिल्ट हो जाता है। और ये टिल्ट न होने देने के लिए ये जितने भी पिलर्स हैं चारों तरफ से, न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इम्प्रूव ऑर्गन हेल्थ, कैपेबिलिटी, पार्टनरशिप, परफॉर्मेंस, एंजाइटी लेवल्स, ये सब कुछ जो है ना, ये पूरी मेंस हेल्थ की एक डोमेन है, जिस डोमेन को उजागर रखने के लिए शायद ये बैलेंस लाने की जरूरत है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यू वे टॉकिंग अबाउट डायबिटीज एंड ईडी, सो इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है और आपका एडवाइस क्या रहेगा जो भी अभी डायबिटिक्स पेशेंट हमारे श्रोता है? अच्छा कि आपने वो क्वेश्चन को फिर से पूछा, बिकॉज मैं डायबिटीज पे बहुत गौर कर रहा था आज। तो डायबिटीज इतनी इंपॉर्टेंट बीमारी किस लिए हो रही है? डायबिटीज की जो बीमारी है वो तो पहले आपको दिखती नहीं है। जिस दिन आप डायग्नोज होते हो उस दिन डायबिटीज शुरू नहीं हुई। उस दिन आपने ब्लड टेस्ट करने को ठानी, या किसी सेमी इमरजेंसी में हॉस्पिटल सेटअप पे आपकी ब्लड टेस्ट हुई और नींद खुली कि हमें तो डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। याद रखिएगा, जिसका भी डायबिटीज पकड़ में आता है वो अनकंट्रोल डायबिटीज से ही पकड़ में आता है। तो ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉर्डर लाइन शुगर थी 96 100 और फिर हम धीरे धीरे टेस्ट करते गए, पता चला हमारी ब्लड शुगर 120 या 520 थी। तो क्या है, डायबिटीज जब कंट्रोल में नहीं है तो डायबिटीज बहुत सी चेंजेस लाती है। उन चेंजेस के बारे में गौर करें अगर मेंस हेल्थ की पहलू को लेते हुए, तो याद रखिएगा, लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशंस में ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है और सेंसेशन है यूरिनरी ब्लैडर की, वो घटती जाती है। लॉन्ग स्टैंडिंग चेंजेस में आपकी किडनी की हेल्थ घटती जाती है, आपकी आंखों की रोशनी घटती जाती है। वैसे ही आपकी वस्कुलैरिटी और एंडोथेलियल फंक्शन जो है, ब्लड की जो लाइनिंग्स है उनकी एंडोथेलियल फंक्शन घटती जाती है। तो बहुत ही डायबिटीज का जो चोट है वो बिल्कुल पुरुष के या बॉडी के कोर पे जाता है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्म फॉर्म मेल ऑर्गन भी है, जहां पे लास्ट में जो स्पंजी टिश्यू है, जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा की स्पंजी टिश्यू है, उनका फिजिकल हेल्थ जो है, उनकी रिलैक्सेशन और टोनिक कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी, जहां वो रिलैक्स होते हैं तो ब्लड फ्लो होता है और इरेक्शन होता है, फिर वो फ्लो घटता है, वो डायबिटीज के दौरान नष्ट होता जाता है। मुश्किल है कि कोई भी बीमारी अगर खून के साथ आए, दर्द के साथ आए, पीड़ा के साथ आए, तो आप डॉक्टर के पास उसी घंटे उसी दिन जाके मिलते हैं, इमरजेंसी में मिलते हैं। लेकिन डायबिटीज के साथ आप कहाँ मिलते हैं? जब भी पूछा जाता है किसी डायबिटीज मरीज को हमारे टेबल के अक्रॉस, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं दिख रही है, तो पता चलता है कि या तो ये शादी का मौसम था या आम का मौसम था। इस तरह से हम शायद अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं। लेकिन डायबिटीज का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इरेक्टाइल फंक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्योंकि आज इरेक्टाइल फंक्शन को बैरोमीटर ऑफ मेंस हेल्थ मानते हैं, इरेक्टाइल फंक्शन घट रही है और आपके पास रिस्क फैक्टर है, तो आपकी हार्ट गलत अलग डायरेक्शन में टिक कर रही है, आपको शायद मेरे सिवा कार्डियोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ी। तो इतना इंपॉर्टेंट अगर है, और इरेक्टाइल फंक्शन धीरे धीरे ग्रेजुअली डायबिटीज में घटता जाता है, और मैंने आपको एविडेंस के आधार पर दिखाया है कि डायबिटिक लोगों की जो ट्रीटमेंट है वो दरअसल स्टेज माइग्रेशन के थ्रू जाती है। आप अगर डायबिटिक नहीं है, डॉक्टर किरण या कोई XYZ डायबिटिक नहीं है, तो आपको शायद ABC ट्रीटमेंट लगेगा। लेकिन अगर कोई डायबिटिक है और अनकंट्रोल्ड है तो उनको XYZ की ट्रीटमेंट लगेगी। तो उनकी स्टेज माइग्रेशन होती है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। उनको एक चम्मच चावल नहीं, उनको एक बोल चावल लगेगा, उनको एक बोल चाहिए, उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट लगेगी। तो डायबिटिक लोगों के लिए एक ही मैसेज है, आपकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में रहे। आपकी डायबिटीज कंट्रोल होते होते आपकी इरेक्टाइल फंक्शन बिल्कुल कंट्रोल में रहे। आपके अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस घटते जाते हैं अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है या लॉन्ग स्टैंडिंग है। तो अर्ली मॉर्निंग इरेक्शंस का न होना आपकी एक तरफ फंक्शन को घटाते हुए दिखाता है, आपके हार्मोन की फैक्टर्स घट रही हैं, आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, जहां आपकी इरेक्टाइल फंक्शन नॉर्मल कंडीशंस में आपकी हार्मोन के सपोर्ट के द्वारा भी नहीं है। तो आपकी हार्मोन अच्छी लेवल पे होगी 30s 40s 50s में, और आपकी इरेक्टाइल फंक्शन 24/7 भी बिल्कुल घटी हुई है। तो आप उस तरह के डायबिटिक हैं जहां आपके लिए मैसेज है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल बिल्कुल जल्दी और बिल्कुल कंटिन्यूड कंट्रोल में रहना पड़ेगा, डिकेड बाय डिकेड, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। आपके लिए आम की सीजन और कोई मिठाई की सीजन नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक लोगों को जगने की जरूरत है, बिकॉज चेंजेस बहुत साइलेंट और प्रोग्रेसिव है, और वो हमारे बहुत बार दिखता नहीं है, बिकॉज वो कार्डियक इवेंट नहीं है, वहां छाती में दर्द भी नहीं होगी। तो वहां सिर्फ शुगर की टेस्ट करेंगे, और वो शायद हम बहुत बार मिस कर जाते हैं अपनी इस व्यस्तता में, इस लाइफस्टाइल में जो 2021 में हमें मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने वेरियस डोमेन्स की बात की थी आपके प्रेजेंटेशन में, तो वेरियस डोमेन्स ऑफ हेल्थ, मेंस हेल्थ, सो बहुत सारे मेंस है जो अभी भी फिलहाल वो हेजिटेंस ही है, वो जाके खुल के बात नहीं करते यूरोलॉजिस्ट से, और दे गो फॉर द OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो ये इसका क्या रोल है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आज का जो प्रैक्टिकल टिप्स का प्रेजेंटेशन आपने मेरे को आज सुबह रिक्वेस्ट किया था, उसका एस्पेक्ट भी यही था कि मैं लोगों को जगाना चाहता था कि ओवर द काउंटर आप पैरासिटामोल खरीद सकते हैं अगर आपको बुखार है तो, या दर्द की दवा अल्ट्रासेट ले सकते हैं, या वगैरह ले सकते हैं। ओवर द काउंटर आप ये दवाइयों को, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है, जो आपकी हेल्थ की बात है, जो आपकी
अंदरूनी हेल्थ की बात है, इसमें कैसे आप ओवर द काउंटर दवाइयां ले सकते हैं। अब जितने भी पिलर्स हैं, हार्मोन की दवाई आप कैसे ओवर द काउंटर जाकर के क्या डोजेज डिसाइड करेंगे, जबकि एक स्पेशलिस्ट आपके लिए बैठा हुआ है। एक स्पेशलिस्ट आपको आज पूरे देश को उजागर कर रहा है, और हर शहर में स्पेशलिस्ट हैं जो आपको सही डोज और सही टाइम पे सही मात्रा में देना चाहिए, और अकॉर्डिंगली एस्केलेट या डी एस्केलेट करेंगे। तो ओटीसी में हार्मोन्स की, ओटीसी में इरेक्टाइल फंक्शन की, ओटीसी में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में, ओटीसी में इनफर्टिलिटी की दवाइयों, इनमें से कोई भी चीज ओटीसी में नहीं हो सकती। ये तो एक तरह का मॉडर्न पैराडाइम शिफ्ट है, जहां हमें दवाई इंटरनेट से मिल जाती है, जहां पे इंटरनेट के द्वारा हम मरीजों को आज एग्जामिन भी कर पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा और एप्स के द्वारा हम आज टेलीमेडिसिन पे उस लेवल पे जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों पे जरा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा कि ओटीसी का इस पे कोई भी रोल नहीं होता। ये रोल होना कि आप अपनी मर्जी से दवाई खाए और कुछ इफेक्ट आया और उस इफेक्ट पे रह गए। मेरा एक स्लाइड था, अनमेट नीड्स एंड सब क्लिनिकल डोजेजेस इन इरेक्टाइल फंक्शन, जहां पे आपने एक चम्मच चावल के साथ ही काम चला लिया, कभी एक बोल चावल खाया नहीं, तो आपको सही रिजल्ट पता ही नहीं चला। तो ओटीसी वो है, एक चम्मच चावल, है ना, एक चम्मच चीनी चलेगा। तो मेरे लिए एग्जांपल देना बहुत जरूरी था कि आपकी राइट डोजेजेस, राइट थेरेपी, राइट अप्रोच टू द राइट पेशेंट, एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, while safeguarding the larger picture of cardiovascular health and metabolic syndrome, ओटीसी के द्वारा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन हमारे श्रोता पूछ रहे हैं कि क्या कुछ चेंजेस आते हैं वाइटल ऑर्गन्स में एज द एज एडवांसेस? तो शायद ये श्रोता जागरूक हुए आपके पहले श्रोता के आधार के क्वेश्चन पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। तो श्रोता जी को मेरा मेरा नमस्कार, बताइए भी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं वाइटल ऑर्गन्स में। अवश्य चेंजेस आते हैं, मैंने कहा था आपका नाम वही रह जाता है, बाकी आपके सब कुछ बदल जाते हैं। चेहरे पे बदल शिकन आती है, और आपके रिंकल्स आते हैं, और शायद बाल भी सफेद हो जाते हैं। तो चेंजेस तो आते हैं। वाइटल ऑर्गन्स जो मेंस हेल्थ से रिलेटेड है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट की इतनी सारी बातचीत जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बोला हुआ है, और हमारे बहुत से मरीज, बहुत से मित्र दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय पांडे यूरोलॉजी पे जाकर के उन सब चीजों पे शायद गौर कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये जगाना उनको जरूरी है कि संक्षेप में बताना, प्रोस्टेट में चेंजेस होती हैं जो आपकी यूरिनरी और सेक्सुअल फंक्शन को इनहिबिट करती है और चेंजेस लाती है। आपकी हार्ट में चेंजेस होती है, पर वो हार्ट की चेंजेस बहुत आगे तक बढ़ जाती है। तो वाइटल ऑर्गन में हार्ट, ब्रेन, लिवर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। मैं आपको बात करना चाहता हूँ, उम्र के साथ साथ ब्लैडर में चेंजेस आती है। ब्लैडर की चेंजेस बहुत हद तक, यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहा हूँ, गॉल ब्लैडर की नहीं। और यूरिनरी ब्लैडर की चेंजेस डी नोवो होती हैं, मतलब एक तो इडियोपैथिकली ओवर एक्टिव हो गया। हम 20, 30, 40, 50 तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 60, 70 साल के बाद हमारी ब्लैडर की ओवर एक्टिव बढ़ गई। डॉक्टर साहब, हम आते हैं और डॉक्टर पांडे से मिलते हैं बिकॉज हमें बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी हो रही है। इसका हद तक, बहुत तक इडियोपैथिक ब्लैडर खुद ही ओवर एक्टिव हो रही है, और बहुत हद तक ये चेंज प्रोस्टेट और रुकावट या न्यूरोजेनिक चेंजेस के साथ हो रही है। मैंने बताया कि एक तरफ ये सब चेंज हो रही है, दूसरी तरफ नर्व, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती है। कुछ नर्व शिथिल हो रहे होते हैं, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां आती हैं, जिसमें पार्किंसनिज्म और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और अदर अलग कार्डियोवास्कुलर चेंजेस के साथ आपकी बाकी ऑर्गन शिथिल हो रही है, जिसमें ब्लैडर शिथिल हो जाती है, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर घटती जाती है। तो जहां मेंस हेल्थ की बात होती है, प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर, मेल ऑर्गन की श्रिंकेज देखी जाती है बिकॉज हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो अपने में एक वाइटल ऑर्गन है, इस ऑर्गन की आज हमने बैरोमेट्री की कि वो मेंस हेल्थ का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसकी चेंजेस आपको दिखती है। एक्सटर्नल ऑर्गन की चेंजेस आपको दिखती है, आपकी एंजाइटी उसको आती है, पर क्योंकि इतना स्लो और प्रोग्रेसिव है, आप भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि जहां तक ये ऑर्गन चेंज हो रही है, साथ ही पैरेलल साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रही है, आपकी मेंटल चेंजेस हो रही है, आपकी कैपेबिलिटी चेंजेस हो रही है। तो याद रखिएगा कि ये बिल्कुल इंग्रेन्ड है, ये इस तरह से इंग्रेन्ड है जहां एक तरफ बॉडी की बैलेंस बदल रही है, उस बैलेंस को लाने के लिए आप कंपेंसेट करते जा रहे हैं, और कुछ समय के बाद आप शायद कंपेंसेट नहीं कर पाते, वो डिकम्पेंसेशन की तरफ जाता है, जहां आप चाहते हुए भी कर नहीं पाते, और वो देर हो जाता है। मतलब आप यूं चलते चलते वहां पहुंच गए जहां आप फिसलने वाले। तो आई थिंक ऑर्गन की चेंजेस को अपने बारे में पहचानना, अपने मेंस हेल्थ को पहचानना, अपने रिस्क फैक्टर्स को देखना, अपने रिस्क फैक्टर्स को फैमिली में देखना, और कोई रिस्क फैक्टर्स है जो हेल्थ चेकअप में पकड़ आया, फिर आप अपने बारे में डॉक्टर को बता पाए, तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। सो सर आप बात कर रहे थे वेरियस चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ऑर्गन चेंजेस। सो क्या इसका इफेक्ट कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होता है? अवश्य, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो चीज है जहां पे दरअसल हेल्थ की जो पूरी डेफिनेशन की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात होती है ना, जिसमें आप फिजिकली केपेबल हैं तो आप घबराते नहीं, और मेंटली आप तब बहुत स्ट्रांग होते हैं। तब आपको फिर आप अपनी पटरी पे हैं, नहीं तो आपकी सोच हर समय आपकी जो काम है उससे दूर अलग अलग चीजों पे होती है। आई थिंक 1000 टाइम्स अबाउट माई इरेक्टाइल फंक्शन, अबाउट माई फेलियर। मतलब वो मरीज बेचारा क्या कर रहा है, वो अपनी काम में कंसंट्रेट नहीं कर रहा जिसमें वो स्पेशलिस्ट है, तो ये अपने बारे में गलत है।
तो मेंटल चेंजेस जो होती हैं, जो चेंजेस प्रोग्रेसिव होती हैं, जो अपनी कैपेबिलिटी को गड़बड़ करती जाती हैं, ये ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसका मेरा हर पुरुष को जगाना जरूरत होता है कि आप इस एस्पेक्ट पे अपने आप को बहुत हद तक आगे ले जाएं और इसको बढ़ने ना दें। तो मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रेंथ अपने आप को दें कि कोई भी चेंज हो रहा है, यू हैव टू गेट गोइंग, बी एक्टिव, अदरवाइज आपकी फोकस घट जाती है, आप शायद मिस कर जाते हैं और ये बिकॉज इतना साइलेंट और प्रोग्रेसिव है, जो मैं लास्ट आंसर में कहा था, ये शायद बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार फ्लैश हो रहा है यहाँ पे और बहुत कॉमन है, वो है डाइट। सो हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए जैसे एज एडवांस हो रहा है? बहुत बढ़िया। डाइट की आज बहुत हद तक बहुत सी डिजीजेस पे बात की गई है और इसे न्यूट्रिशनिस्ट का रोल उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम डाइट उस तरह की बैलेंस करना चाहते हैं जितना हमें चाहिए। ये बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट स्वचालित या ऑटोमेटिक फैक्ट्री है जो उम्र के साथ साथ चेंज होती है। इससे बड़ी कंप्यूटर किसी ने बनाई नहीं जितना भगवान ने बनाई। इस कंप्यूटर को अगर आप अपने आप को पॉलिश न रखें, इसकी मेंटेनेंस ना करें तो गड़बड़ हो जाएगा। और उस मेंटेनेंस के लिए एक तरफ तो रीजनरेशन या स्लीप है और दूसरी तरफ वो डाइट है या वो ईंधन है या वो पेट्रोल है जो आपको डालना है। तो अब इसे डाइट बिल्कुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और वो डाइट क्या कहूँ, इतना प्राउड लगता है कि भारतीय डाइट जैसी कोई डाइट हो ही सकती। तो हम उसे मेडिटेरियन डाइट कहते हैं, जिसमें आप बहुत ज्यादा पल्सेस ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जिसका प्रकोप आपकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी पे है, आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को कम रखती है, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ रखती है। आप सोचिए वो डाइट जो हम और आज दोपहर आप दोनों मिलकर दोपहर में खाएंगे, जिसमें घी मसाला भरा रहेगा, तो आप खाने के बाद खाने को तो टंग से एंजॉय किए, उसके बाद के जो कुछ घंटे थे वो आपके लिए फायदेमंद नहीं थे। आपको ब्लोटिंग हो रहा है, गैसेस डिस्टेंशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो वो जमाना गया। आज के जमाने में ईट हेल्दी, ईट लेस, ईट फ्रीक्वेंटली, या फिर गो इनटू इंटरमिटेंट फास्टिंग। दैट्स अनदर वे। आपकी बॉडी को ईंधन कितनी चाहिए? आप पेट्रोल हर दिन नहीं भरते, जब आपको दिखता है कि वो कांटा वहां तक गया तब आप पेट्रोल भरते हैं, है ना? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो पूरी कंसेप्ट आई है, वो कंसेप्ट आई है कि मैं तब खाऊंगा जब मेरे को जरूरत है। कुछ लोग 11 घंटे, कुछ लोग 16 घंटे, कुछ लोग 23 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आज भी उतने ही फिट हैं 2 साल 7 साल बाद। और कुछ हम और आपके ऐसे लोग हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे खाना है, बीच में और भी कुछ खाना है, बीच में कुछ पीना भी है, फिर हमें लंच भी खाना, लंच के बाद हमें और भी कुछ खाना, बिकॉज खाना सामने दिख रहा है, और फिर बहुत से और डाइट्स लेने की जरूरत है। तो वो डाइट का जमाना गया। आपकी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है और तभी आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में सिर्फ खाने पीने का सोचते हैं, अपनी जीभ की टेस्ट के बारे में सोचते हैं और इस तरह से आप अपनी कैलोरीज बढ़ाते हैं। तो कैलोरीज को कम करना, कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखना, और आपको पल्सेस और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर आगे ध्यान देना। डाइट को या तो स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, दो अलग तरह की कंसेप्ट है, मैं उस कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा। लेकिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पे, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, आपकी फेरारी कार को कितनी ईंधन चाहिए और उतनी ईंधन ही देने की जरूरत है। तो या तो आप स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स रखें, अपने को इतना बिजी पाएं कि आपको खाने का टाइम न मिले और आप फिर घड़ी के हिसाब से खाएं, या फिर आप उस डाइट पे उजागर रखें। तो जो मेडिटेरियन डाइट कही जाती है, जो आप गूगल में देखेंगे, या सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय डाइट है, जिसमें आप सब कुछ का बैलेंस लाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। उसके साथ आपकी लिक्विड का इंटेक उतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको हाइड्रेटेड रखता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप व्रत रखते हैं, तो आपको लगता है आप कितने शाम तक कमजोर हो गए। भारतीय नारी अगर डिहाइड्रेटेड रहती है, व्रत में रहती है, तो बहुत कमजोर पाती है। तो आई थिंक ये पूरा चीज मेंस हेल्थ के लिए, हाइड्रेशन, proper diet, maintaining it, finally looking at what is my requirement in terms of my need of the body is what is fine. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो हेल्थी डाइट की तो बात कर ली। नाउ अनदर एस्पेक्ट इज एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। तो हाउ मच एक्टिविटी एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नेसेसरी? एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी तो डॉक्टर साहब है ही है। कमांडमेंट 10 कमांडमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट था कि गेट मूविंग, यू नो, व्हेन द सन शाइन्स आपके शहर में, प्लीज वेयर योर शूज एंड स्टार्ट वॉकिंग। कहने का मतलब क्या है? आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी में, आपने मसल्स की एक्टिविटी, आपकी पेल्विक हेल्थ की एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज अ हार्बिंजर ऑफ मेनी डिजीजेस, बहुत सी डिजीज के बारे में। आपकी वो मसल्स एक्टिवेट नहीं हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली एज के साथ इतनी सारी चेंजेस होती हैं। लेडीज में जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है, औरतों में जो पैड्स पहनना, खांसी करते हुए यूरिन लीक होना, अनफॉर्चुनेटली ये पेल्विक हेल्थ का इशू है। तो लेडीज की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि पोस्टपार्टम, पोस्ट डिलीवरी या पेरीमेनोपॉजल एज में उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते रहना। आपके जितने भी गायनेकोलॉजी मरीज, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो जगाते हैं कि आप कीगल्स एक्सरसाइज करें, आप पेल्विक हेल्थ को इंप्रूव करें, आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, आप अपने एक्सरसाइज की एक्टिविटी को इतना बढ़ाएं कि आप अपने एक्सरसाइज को उस लेवल को ले जाएं जहां आपके मसल्स टोन्ड है। वो टोन बहुत हद तक हेल्प करेगी, उसमें आपकी ब्लड सप्लाई और वास्कुलर हेल्थ मेंटेन होगी। तो फिजिकल एक्टिविटी क्यों ना करें? गेट मूविंग मेरा 10th कमांडमेंट था। उस कमांडमेंट में आप फिजिकल एक्टिविटी करें जब आप टाइम निकालें। अपने लिए टाइम निकालना इतनी बिजी स्ट्रेसफुल लाइफ में आज जरूरी हो गया है, क्योंकि मेंस हेल्थ में वो शायद नंबर 1 पे आता है। सबसे ऊपर प्रायोरिटी है
Get your own time, and that me time or my time is important for me to get active. ये नहीं कि मैं गूगल पे सर्च करूं, पर ये है कि मेरी वो माइंड और फिंगर के बदले में पूरी फिजिकल एक्टिविटी हो। तो मैं मास्क पहन के बाहर जाऊं, फिजिकल एक्टिविटी करूं, एक्सरसाइज करूं, जो उम्र के साथ साथ अलग अलग उम्र पे अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट होगी। अब 50-60 साल के बाद आदमी की फिजिकल कैपेबिलिटी घटती है, वो उस समय बिना कोई मेडिकल एडवाइस के उस तरह की एक्सरसाइज ना करे जहां वो अपने आप को बिल्कुल वो बनना चाहते हैं जो शायद आप सिनेमा टीवी या उस स्टंट्स में देखते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपकी मसल्स, आपकी लिगामेंट्स, आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट घट रही है, चेंज हो रही है, उसमें वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, सॉरी, और उस समय आप अपने आप को इंजोर कर सकते हैं। तो उस तरह की इंजुरीज ना हो जो इनकेपेबल आदमी को हो, उसमें ऑस्टियोपेनिया हो रहा है, मेंस हेल्थ में एंड्रोपॉज हो रहा है, जो आपने शब्द यूज किया था, लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म हो रहा है। तो 50-60 साल के बाद जो उम्र चेंज हो रही है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज चाहिए और भी चाहिए, लेकिन बैलेंस तरीके से चाहिए। तो ये पूरा जो बैलेंस है, एक तरफ जितना आप ईंधन ले रहे हैं उतना ईंधन जला रहे हैं, तो एक तरफ आप कैलोरीज ले रहे हैं और कैलोरीज जला रहे हैं, ये जो बैलेंस आप लेके आए, तब आप तंदुरुस्त दिखेंगे, तब आप वो दिखेंगे कि आप 30-40 साल में जैसे दिखते थे फोटोज में, वैसे ही 50-60 साल में भी दिख रहे हैं, अंदर या बाहर। थैंक यू सर। आपने अभी डिस्कस करते समय आपने एक जिक्र किया कीगल एक्सरसाइज का। सो ये कीगल एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है मेंस हेल्थ में, उसके बारे में क्या ओपिनियन है? डॉक्टर साहब, आज आपके श्रोता बड़े ही एक्टिव है और बड़े ही जोरदार क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोग। सो कीगल्स एक्सरसाइज दरअसल एक तरह की पेल्विक हेल्थ एक्सरसाइज है जो पेल्विक हेल्थ को टोन करने के लिए कही गई है, और इसका फीमेल पेल्विक हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, बिकॉज फीमेल की पेल्विस अलग तरह से होती है, एक तरह का हैमक है जिसमें यूट्रस और ओवरीज और सारा कुछ सपोर्ट हो रहा है, कंपेयर टू मेंस पेल्विक इशू, जहाँ पे पुरुषों का जो पेल्विस है वो अलग तरह से बना हुआ है। पुरुषों के पेल्विस में प्रोस्टेट और जिस तरह की वो जो हैमॉक और जो फिक्सिटी है, जो लिगामेंट की फिक्सिटी, वो अलग है। तो पेल्विक हेल्थ को टोन करना लेडीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज पोस्टपार्टम स्ट्रेच होना, वजाइनल डिलीवरीज होना, हार्मोन के साथ बहुत वीकनेस डेवलप होना उस हैमॉक में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल पेल्विक हेल्थ में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस माइल्ड है, उसको मॉडरेट और सीवियर नहीं होने देने के लिए पेल्विक हेल्थ को टोन करना, उन एक्सरसाइज करना जरूरी है। पुरुषों में पेल्विक हेल्थ एक्सरसाइज की जरूरत है, वो शब्द शायद कीगल वर्ड यूज ना किया जा सके। कीगल बहुत ही क्लासिकल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है जो हम लोग आजकल अलग अलग व्यायाम में, अलग अलग योगा में करते हैं, वो पेल्विक हेल्थ के लिए जरूरी है। बिकॉज याद रखिएगा, पेल्विक हेल्थ की एक्टिविटी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्लड को पंप करती है नीचे और ऊपर, तो इसलिए एक तरह से पेल्विक हेल्थ की इंपॉर्टेंस तो है। वर्ड कीगल औरतों के लिए ज्यादा यूज की गई, पुरुषों के लिए कम यूज की गई है, और पूरा एक्टिविटी इस तरह का हो जिसमें आप उस फिजिकल एक्टिविटी को उस लेवल को रखें जहां पे फिजियोलॉजिकल हेल्थ उस लेवल में मेंटेन रहे, इन द लाइट ऑफ चेंजिंग एज, इन द लाइट ऑफ चेंजिंग एज रिलेटेड फैक्टर्स, जहां पे लिपिड डिपॉजिट हो रहा है, जहां पे वास्कुलर एंडोथेलियल फंक्शन घट रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है वगैरह। थैंक यू सर। सो सर, जैसे बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, इस इनका बैड हैबिट्स का क्विट करना कितना अफेक्ट कर सकता है ऑन मेंस हेल्थ? बहुत सही। मेरे 10 कमांडमेंट्स से 2 सेंटेंसेस थे। हैव अल्कोहल इन मॉडरेशन, बिकॉज लिवर या जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। ये वो कलेजा नहीं है नॉन वेजिटेरियन डाइट का, ये वो लिवर है जो आपका शायद इट्स अ बैंड मास्टर ऑफ एंटायर ऑर्केस्ट्रा जो हम और आप आज खेल रहे हैं। तो आपकी लिवर पूरी मेटाबॉलिज्म को, जैसे आपकी किडनी सारे चीज को निकालती है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये पूरा एस्पेक्ट है ना लिवर को, तो आपकी एक ही लिवर उसको चोट ना पहुंचाए। तो अल्कोहल इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप फ्रूट जूस क्यों नहीं पीते? मेरा कहने का मतलब है कि उसको उस बैलेंस में लाइए जहां अल्कोहल इन मॉडरेशन ओनली विल हेल्प। तो बोलते हैं मैं हर रात को इतना ही लेता हूँ, वो गलत है आपके लिए, वो आपकी सेफ्टी की बात है, क्योंकि कोई आपको नहीं बता, और आपने वो एज नहीं देखा जो मैंने देखा है। आप वो एज जो जेरियाट्रिक एज ग्रुप होता है, वो एज जो इस एज की बाद वाली एज है जहाँ पे मरीज यहाँ पे सुबह से शाम तक 30-50 लोग आते हैं और कहते हैं मैंने उस उम्र में वो आदतें थी, उसकी आज ये रिजल्ट है क्या? बिल्कुल सच है। स्मोकिंग के बारे में डिस्कशन ही नहीं है, स्मोकिंग यू हैव टू क्विट। एक ड्रॉप पॉइजन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ पॉइजन, तो एक ड्रॉप पॉइजन क्यों लेना है, 1 किलोग्राम पॉइजन लीजिए। तो स्मोकिंग वो चीज है जो इतनी एंडोथेलियल चेंज, इतनी टॉक्सिसिटी ला रही है, जिससे बदन में शायद 9 कैंसर हो सकते हैं, मेंस हेल्थ में उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, और बहुत सी चीजें होती हैं। कृपया स्मोकिंग को बंद करें। स्मोकिंग को आज ही इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने आप को संकल्प लें कि स्मोकिंग हम बंद करेंगे। स्मोकिंग वो चीज नहीं है जो आपको कोई तरह की किक देती है, वो किक जो आप ग्रुप में लेते थे वो किक को शायद रहने दें। वो स्मोकिंग आपको बिल्कुल इरिवर्सिबल पाथ पे ला रहा है, आप उस स्लिपरी स्लोप पे जा रहे हैं जहां से रिवर्स आपके डॉक्टर, आपकी दवाइयां, आपकी सर्जरी वापस नहीं कर पाएंगे, आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, और फिर भी आप इन हॉस्पिटलों में अपने आप को रिवर्स नहीं, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। सो स्मोकिंग ब्रिंग्स अबाउट इरिवर्सिबल टॉक्सिक चेंजेस बोथ इन मेंस हेल्थ, इरेक्टाइल फंक्शन
and in various kinds of carcinogenicity जिसमें 9 cancers देखे गए. So stop smoking, bring your alcohol down to moderation, make it only a social gathering. शायद उससे आपकी लीवर बची रहेगी, आपकी ऑर्गन फंक्शंस मेंटेन रहेंगी. मेंस हेल्थ की जय होगी. थैंक यू सर, थैंक यू. सो आप बात कर रहे थे सर जो भी चेंजेस हो रहे हैं फिजियोलॉजिकल वगैरह, तो ये सब चीजों को पकड़ना, फिर वो हेल्थ इश्यूज को डायग्नोज करना, इसके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? कितना हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में, कितना इंटरवल में होना चाहिए, कितना फ्रिक्वेंटली होना चाहिए? बहुत सही, बहुत सही. हम अभी तक ट्रीटमेंट की बात करे जा रहे हैं. हमें प्रिवेंशन की बात करना जरूरी है. एक तरफ हम डाइट की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, स्मोकिंग बंद करने की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ की बात कर रहे हैं. ये सब कुछ हम कर तो लेंगे, लेकिन ये करते करते हमारी बॉडी कितना मान रही है? बॉडी तो याद रखिएगा, अगर वो अमर होता और हम इसी उम्र के बाद टिक गए होते तो शायद 10-20 साल तक टिक गए होते. ऐसा नहीं होता है. तो बॉडी में चेंजेस हो रही है. इसलिए आज के जमाने में हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग और कोई भी छोटे से सिम्टम को पकड़ना इतने इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर साहब, एक तरफ ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक मरीज आके बोलता है मेरे को 2018 में थोड़ा पेशाब में खून गया था, 2019 में भी थोड़ा सा गया, मैंने डॉक्टर को दिखाया पर खून उससे पहले ही बंद हो गया. सैटरडे को आया, संडे को नहीं आया, उसके बाद मैं ठीक था. आज रात से इतनी खून जा रही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा. मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट आया. सोनोग्राफी की पता चला ब्लैडर में एक बड़ा सा स्टोन है या किडनी में, ब्लैडर में एक बड़ा सा कैंसर था. तो कहना मतलब ये है कि छोटी सी भी वार्निंग साइन को आप अनहोनी न होने दें. चेस्ट पेन हुआ था जब मैं ट्रैवल कर रहा था आसाम या जब मैं श्रीलंका में था, और हम पहले ही जब बॉम्बे या अपने शहरों में लौटे तो अपने डॉक्टर को दिखाए, ईसीजी की वगैरह वगैरह जो वहां की गई थी, और उसको वहां तक ले जाएं जहां फाइनली हम अपने आप को बिल्कुल इंप्रूव करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, कि हम इस एस्पेक्ट को बिल्कुल जगाएं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का ही आज जमाना है. इसलिए मेंस हेल्थ की कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है, मेंस हेल्थ की कोई प्रोग्राम नहीं है. ये सोसाइटी में हर पुरुष जो आज इस प्रोग्राम को देख रहा है डॉक्टर किरण और लुपिन इंडिया के द्वारा, ये उनकी डोमेन है. ये जितनी भी स्क्रीनिंग और जितनी भी हेल्थ इश्यूज को हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो शायद हमें दिखेगा नहीं, और हमारे रिपोर्ट्स हमें हेल्प करेंगे जानने के लिए कोई चीज साइलेंटली बढ़ती जा रही है. हमारी यूरिक एसिड लेवल साइलेंटली बढ़ती जा रही है, बाद में किडनी स्टोन्स बनाएगी और शायद हमारे जॉइंट्स को तंग करेगी. हमारा पीएसए बढ़ता जा रहा है. अगर आपने हेल्थ चेकअप नहीं की तो पता नहीं चलता जब तक आप यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे और हम आपको एग्जामिन नहीं करेंगे. आपकी प्रोस्टेट उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही है. मैंने अपने लेक्चर्स में और अपने यूट्यूब चैनल पे बोला है कि प्रोस्टेट का साइज मेरे को इतना मैटर नहीं करता जितना प्रोस्टेट आपकी यूरिनरी पैसेज को क्या करता है. तो प्रोस्टेट आपकी यूरिनरी पैसेज को धीरे धीरे ब्लॉक करता जा रहा है, जैसे जैसे वो शायद बढ़ रहा है. एक 20 ग्राम का प्रोस्टेट भी आपकी यूरिनरी पैसेज को पूरा ब्लॉक कर सकता है, और एक 200 ग्राम का प्रोस्टेट भी आपकी यूरिनरी पैसेज को शायद तंग न करे. तो हेल्थ चेकअप आपको वहां ले जाता है जहां आपको रियलिटी के पास लाता है. वो रियलिटी क्या है जो शायद आप देख नहीं पा रहे. तो व्हाट मीट्स द आई में ऑलवेज नॉट बी रियल. मेनी थिंग्स मे बी हिडन, मेनी थिंग्स मे बी साइलेंट. जैसे मैंने कहा, साइलेंट कार्डियक इस्केमिया आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हो रहा है. तो ये बहुत जरूरी डॉक्टर साहब कि हेल्थ चेकअप को हम रेस्पेक्ट करें, अपने हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाएं. और हमारे अगर पास रिस्क फैक्टर्स है, किसी के घर में प्रोस्टेट कैंसर रहा तो उनके बेटे और उनके ब्रदर्स को प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क है. किसी को अगर घर में डायबिटीज है, पेरेंट्स को 1 या 2, उनके उनके बच्चों को रिस्क है. किसी को अगर बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी तो शायद उनके बच्चों को रिस्क है. तो अगर कोई 14 साल का बच्चा जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन हो रही है, माय सन 14 इयर्स ओल्ड इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ बेड वेटिंग, तो शायद पेरेंट्स में किसी को बेड वेटिंग रही है, इसकी जेनेटिक लिंकेज है. लेकिन आपका बच्चा 14 साल का हो गया, 6 साल के बाद अगर बच्चे की यूरिन लीक हो रही है तो वो लड़का बेचारा मेंस हेल्थ में कहाँ जाएगा? उसकी जब प्यूबर्टी की सिचुएशन आएगी, जब वो हॉस्टल जाना चाहेगा या जब वो कहीं खेलने जाना चाहेगा, कहीं टूर्नामेंट में जाएगा, तो रात को बेड वेटिंग कर रहा होगा. ऐसे लोगों को 6 साल के बाद हम हर बच्चे को बेड वेटिंग नहीं होने देना चाहते. तो ये आज मेंस हेल्थ की एस्पेक्ट करते करते बच्चों की बात की, जहां पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे 6 साल से ज्यादा हैं और बेड वेटिंग करते हैं तो ये ना होने दें. परसों की बात है, मैंने 7 लोगों को देखा, 7 लोगों को, जिसमें 6 साल की लड़की से लेकर के 28 साल के पुरुष को देखा जो लोग बेड वेटिंग करते हैं हफ्ते में 1 बार या रात को 3 बार या महीने में 1 बार. और ये सब कुछ गलत है. तो बेड वेटिंग अपने में एक गलत तरह की शिकायत है जिसको ट्रीट करने के लिए आपको टाइम पे अपने डॉक्टर को मिलना पड़ेगा. तो मेंस हेल्थ की इशू बहुत ही बड़ी है, बच्चों की इशू ऐसी है. डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. एक डोमेन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, वो है सेक्सुअल हेल्थ. सो जैसे एज एडवांस हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है सेक्सुअल हेल्थ पे, उसके बारे में थोड़ा ओपिनियन चाहिए. बिल्कुल सही. तो मैंने बताया कि नर्व्स की कमी हो जाती है, नर्व्स घटती जाती हैं, उनकी जो एक्टिविटी और शिथिलता बनती है. ब्लड सप्लाई मेंस हेल्थ में पेल्विक फ्लोर पे कम होता है बिकॉज लिपिड प्रोफाइल बढ़ रही है, इसलिए लिपिड की टेस्ट करना जरूरी है. तो इस तरह से जो पेल्विक फ्लोर की ब्लड सप्लाई घट रही है, तो इसलिए ऑर्गन, जो मेल ऑर्गन है उसकी ब्लड सप्लाई घट रही है, तो उनकी इरेक्टाइल पावर घटती है, उनके हार्मोन्स घट रहे हैं, जैसे हम लेट ऑनसेट हाइपोगोनाडिज्म या एंड्रोपॉज का लूज शब्द कह रहे थे. तो एज के साथ सेक्सुअल हेल्थ घटता है.
उसके साथ इतने सारे रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ये सब कुछ आपके मेंस फैक्टर को हटाते हैं। तो अगर आप 25-30 साल के थे और बहुत अच्छे थे, तो 40-50 साल में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। जो आपका नाम वही रहा है, आपकी बॉडी में बहुत सी चेंजेस हो रही है। तो ये जो ऑर्गन का श्रिंकेज होना, हार्मोन की चेंजेस होना, प्रोग्रेसिवली इरेक्टाइल फंक्शन घटना, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन न हो पाना, इरेक्टाइल चेंजेस होते होते ऑर्गन में चेंजेस होना, ऑर्गन बेंड होना, जिसको हम पेरोनीज डिजीज कहते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब आपने पूरा एक बिल्कुल एक क्लास या अवेयरनेस प्रोग्राम ली थी 2-3 हफ्ते पहले। तो ये सब ऑर्गन की चेंजेस होती हैं। ये ऑर्गन कभी स्टैटिक नहीं रहता। मेंस ऑर्गन एक बड़ा ही केपेबल और डायनेमिक ऑर्गन है। वो ऑर्गन अंडर हेल्थ अंडरगोज अ चेंज एवरी डे विद इरेक्शन एंड फ्लैसिड स्टेज, और उसकी ये पूरी कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑटोमेटेड ऑर्गन अपने आप में चेंज होती है। वो बहुत हद तक आपको डिप्रेस करती है, बिकॉज आप वो नहीं रहे जो आप उस जमाने में थे जब आप टाई कोट पहन के बिल्कुल फिट थे। आज आप लुंगी धोती पहन रहे हैं और आप बिल्कुल इनकेपेबल हैं। तो ये ना होने दें अपने आप को। तो इंपॉर्टेंट है कि एज के साथ चेंज होगी। चेंज को अपने आप में काबू में रखने के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट को, अपने एंड्रोलॉजिस्ट को, अपने हेल्थ चेकअप को, सब कुछ को अहमियत दें, वो जरूरी है। बिल्कुल सर। सो सर, जैसे एज एडवांस होता है तो बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं लोग, तो उनके बहुत सारे मेडिकेशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो व्हेन सच पेशेंट्स कम टू यू रिगार्डिंग देयर यूरोलॉजिकल इश्यूज, मेंस हेल्थ इश्यूज, सो व्हाट इज योर एडवाइस टू कंप्लाई टू द ट्रीटमेंट? बहुत सही। तो हमारा एडवाइस आज उन्हीं 10 कमांडमेंट्स के ऊपर रोटेट करेगा कि अपनी फिजिकल, मेंटल, अपनी सेक्सुअल और अपनी सारे डोमेन्स जो चेंज हो रहे हैं, उन चेंजेस को बैलेंस करना जरूरी है। उन चेंजेस का बैलेंस इसलिए जरूरी है कि बहुत हद तक ना ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैंने कहा बहुत धीरे धीरे, मैंने कहा धीरे धीरे उम्र बदलती जा रही है। पेट्रोल का प्राइस 45 से लेके 95 रुपए हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम इसे मानते जा रहे हैं। वैसे ऑर्गन की जो चेंजेस हो रही है बहुत धीरे धीरे हो रही है। अब इनको अगर हम प्रैक्टिकली अपने काबू में ना रखें तो ये काबू से निकल जाएगा, और काबू में उतना ही रख सकते हैं जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी। तो मेक हे वाइल सन शाइन्स, फॉलो द 10 कमांडमेंट्स, do screening health checkups, identify the risk factors, those risk factors which could be running in families, like prostate cancer in father and brother, like diabetes in parents. Do a proper physical activity. Don't let your sedentary lifestyle overrule your life. Don't get into body mass index more than 28, जहां आप बिल्कुल अपने आप को ओबीज और टुनटुन या मोटापा पाते हैं। वो आपको बहुत हद तक इनकेपेबल बनाएगी। ये करते वक्त स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें। जो किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है, स्मोकिंग बंद करने से आपकी इरेक्टाइल फंक्शन लौट जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक डोमेन है जो आपको खराब करता ही जाएगा। बाकी चीजें तो सपोर्ट करने के लिए आपके यूरोलॉजिस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब करते करते अपने डाइट का ध्यान दें। उतना ही ईंधन कार में डालें, कार में पेट्रोल से पेट्रोल टैंक में डालें, पूरे डिक्की में ना डालें। तो खाना उतना ही खाना जितना जरूरी है। तो कैलोरीज का जो बैलेंस होना, वो बैलेंस इनटेक और आउटपुट के साथ मेजर करना है। आज अगर हम इन सब चीजों पे बात कर पाएंगे तो हम शायद मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अपने काबू में रख पाएंगे। डायबिटीज, स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, हाइपरटेंशन, ये सब बहुत सारी चीज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब अनफॉर्चुनेटली ये आपके मेरे बस में नहीं है। ब्लड प्रेशर 40-50 साल के बाद होती है। हर कोई अपनी एम्लोडिपिन या स्टोरवास खा रहा है, या हर कोई डायबिटीज की दवा थोड़ी बहुत खा रहा है। डायबिटिक मरीज बोलते हैं सर मेरे को थोड़ी सी डायबिटीज है, मेरे को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है। थोड़ा कुछ नहीं होता, 1 ड्रॉप या 1 किलो बराबर है। मैंने कहा पॉइजन पॉइजन है, वो 1 ड्रॉप भी आपके लिए चोट पहुंचा रहा है, वो चोट बहुत इनविजिबल है। तो मेरा आज पूरा मैसेज आपके श्रोताओं के लिए जिन्होंने हमें आज बहुत एक्टिव रखा है और जो उस तरह की क्वेश्चन पूछे जो बहुत प्रैक्टिकल है। और मैं आपको सलाम करता हूं कि इस तरह की प्लेटफॉर्म आपने बनाई, जिस प्लेटफॉर्म में श्रोता इस तरह के क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं चेन स्मोकर हूं, और मैं कहता हूं कि अगर आप चेन स्मोकर हैं तो पहले स्मोकिंग बंद करें, अपने आप को संभालें। आपकी मेंटल हेल्थ तभी इंप्रूव हो पाएगी जब अपने आप को आप फिजिकली वापस केपेबल पाएंगे, और वो करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, अपने स्पेशलिस्ट से मिलने की जरूरत है। ओटीसी से दवाइयां न लें, अपने डॉक्टर को टाइम पे मिले, अपनी एस्केलेशन और डी एस्केलेशन अपने डॉक्टर को करने दें, इसलिए आप उनको सारी कहानी बताएं। ये इंपॉर्टेंट है। लॉयर की तरह आपके डॉक्टर को भी आपकी पूरी कहानी जानने की जरूरत है, उन डोमेन्स में जिस डोमेन्स में वो अपने क्लिनिक से ही आपको ट्रीट कर पाएंगे, आपके बेडरूम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ, अपने यूरोलॉजिस्ट, अपने एंड्रोलॉजिस्ट को मिले, अपनी इरेक्टाइल फंक्शन को ट्रीट करके अपनी मेंस हेल्थ को स्टेबल रखें। साथ ही प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे उन प्रैक्टिकल टिप्स को जाएं, जो टिप्स आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज, आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपका मोटापा, आपकी टॉक्सिक फैक्टर्स को कम करें। और अगर वो कर पाए तो शायद इस अवेयरनेस की, इस प्लेटफॉर्म को हम सैल्यूट कर पाएंगे कि हम शायद बहुत से लोगों के दिलों को, उनके लाइफ्स को टच कर पाए, और उन लाइफ्स को टच करने की जरूरत थी, उन वहां तक जाने की जरूरत है जहां पे हम इन एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं।
तो बहुत से ऑर्गन्स चेंज हो रहे हैं। जहां आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे आज लुपिन इंडिया पे जुड़े हुए हैं, हमारा आपको बहुत बड़ा आभार है कि संडे को आपने इस प्रोग्राम को, मैं नहीं बोलूंगा सक्सेसफुल किया या प्रोमिनेंट किया, लेकिन आप अपनी अवेयरनेस और सोसाइटी के अवेयरनेस को वहां तक ले जा पा रहे हैं जहां हम आप इनविजिबली एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। ये डॉक्टर किरण और उनकी पूरी टीम जो लुपिन इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश। मैं इन सब टॉपिक्स पे और दूसरे मेंस हेल्थ टॉपिक जिसमें प्रोस्टेट और सेक्सुअलिटी और हार्ट और ब्लैडर के बारे में बोलता हूँ, वो मेरी अपनी एक यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय पांडे यूरोलॉजी है, जिसपे आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए हैं और जिसपे हम अलग लेवल पे बात कर पाते हैं जो हम इतने संक्षेप में और विस्तार में शायद वार्तालाप में कर नहीं पाते। आपको इस सब अवेयरनेस ड्राइव्स के द्वारा मेंस हेल्थ को फिर से ग्लिटरिंग बनाना है और शाइनिंग बनाना है, इसलिए डॉक्टर किरण हर बार फॉर्मेट चेंज करके आपको बिल्कुल इंटरेक्टिव रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस रेज किए थे हमारे श्रोताओं ने, एंड आई होप उनको वो उनका आंसर मिल गया होगा। दे आर सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, टिप्स which you have provided. So thank you sir, and we have discussed a lot about practical tips, various domains, and how to maintain, how to regularize the men's health. So thank you so much sir for your tips and discussing those important things with us and our audience. So thank you so much, you joined us and you took time from your busy schedule. So before wrapping up, I would like to request you just your concluding remark on today's session. So in very short, men's health is led by visions of specialists. It's led by visions of awareness creation. And I salute you personally and the entire team at Lupin India and Kokilaben Hospital, where we as specialists in various domains of men's health, with the entire batch of urology department, our residents, our teams, our consultants, all take pride in moving forward in preventive healthcare and in progression towards identifying those diseases in time. जब हम ये सब करते हैं तो हम आपको जगाते हैं कि please cope up with the stress that you're going through. These are difficult times that you're going through, and please live up to the expectations of you and your family. Men's health is important for you to stabilize yourself because your family rests on you. बहुत बार हम ये सब चीजें अपनी स्ट्रेस में, अपनी बहाव में और अपनी पैशन में भूल जाते हैं कि अगर आपको आज कुछ हो गया मेंस हेल्थ में, जो आपकी हार्ट, आपके लिवर, आपकी किडनीज, आपकी मेंस ऑर्गन और बाकी सब चीजों में है, तो आपकी फैमिली की मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अपने आप को पहले सेफगार्ड करें। जो फ्लाइट की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि अपने आप को संभालें, फिर अपने बच्चे को संभालें। ऐसे अपने आप को संभालें तो शायद हर कोई अगर अपने आप को संभाले तो आज सोसाइटी की पूरी मेंस हेल्थ को हम संभाल पाएंगे। आई थिंक विद दोज इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ बीइंग लेड बाय विजन्स एंड लेड बाय एक्सपेक्टेशंस ऑफ मेन इन द कंट्री, men's health is truly a reality, and we have reached such levels where in last 7 sessions we have been able to touch base many people in this country and will continue doing well as and when you require us. Thank you sir, thank you so much. मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा that we are going to conduct one more session with Dr. Sanjay Pandey sir on next Sunday same time, and the topic will be issues and journey of testosterone in men's health. So this would be again a very interesting and important topic. So I request all of you to do join with us, and we will have one more session with Dr. Sanjay Pandey sir. So thank you sir, thank you audience, and have a great day sir.